अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत रिक्वेस्टेड नावल लेकर हाजिर हैं जिसकी रिक्वेस्ट हमारी एक रेगुलर मेंबर ने की है। इस नावल का नाम है सुनो दिसंबर इन्हें मिला दो। इस नावल के राइटर हैं फलक तनवीर। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। कैफ़ेटेरिया में तुम्हारा वेट करती रही और तुम यहाँ बैठकर असाइनमेंट्स बनाए जा रही हो। अबीहा इसके सर पर खड़ी इसे सख्त घूरियों से नवाज रही थी। इसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। इसने रेस्ट वॉच देखी। आधा घंटा तो निकल चुका था। वो सख्त नादिम हो गई। ऊपर से अबीहा को मनाना भी इसके सख्त से सख्त कामों के फहरिस्त में सबसे अव्वल पे था। आई एम सॉरी अभी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। बहाना बनाने से इसने सच बताना बेहतर समझा। तुम्हें याद कब होते हैं हम? आप ठहरी मैडम मलाइका इजहार। अबीहा तंजिया कहती बाहर निकलने लगी। रुको यार, बात तो सुनो, माजरत तो कर ली है। वो असाइनमेंट छोड़कर इसके पीछे भागी। अबीहा ने पीछे मुड़कर तंजिया आंखें सुकेट कर कहा, एहसान किया नवाजिश। ओहो अभी, तुम प्लीज़ ये सास बहू वाले सोप देखना छोड़ दो। ताक ताक कर तंज करने में माहिर हो गई हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं? मैं वहाँ भूखी प्यासी बैठी तुम्हारी राह तक रही थी और तुम। अबीहा का गुस्सा फ़िलहाल कम होने वाला ना था। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। मसनूई मुंह लटकाकर इसने कान पकड़े। अच्छा चलो, अच्छा बिल मैं पे करती हूँ। अबीहा हनूस रूठी थी। वो ज़बरदस्ती घसीट कर ले गई। कैफेटेरिया में हल्ला गुल्ला खिलाफ़े मामूल कम था। कोक और समोसे लेकर बैठ गईं। कुछ लम्हे बाद वो अपना गुस्सा भूल चुकी थी। आज अम्मू जान गुलजार लाला के लिए रिश्ता ढूंढने निकली हैं। मलाइका समोसा खाते बोली। अबीहा तकरीबन उछल ही पड़ी। क्या? जी भाई, सच कह रही हूँ। आज अम्मू जान ने फरहत बजिया को फ़ोन किया था कि एक लड़की देखी है। ख़ानदान का भी पता किया, ख़ानदान भी अच्छा है। फिर जब मैं निकल रही थी तो बोल रही थी कि आज जाएंगे। मलाइका ने तफसीलन सब बताया। गुलजार भाई से पूछा है? गुलजार लाला से क्या पूछना, उन्होंने कौन सा हाँ करना था। मलाइका इस्तेज़िया गोया हुई। तूफ़ान खड़ा न किया तो बताना। अबीहा को मलाइका के लापरवाह अंदाज पर गुस्सा आया। क्यों करेंगे भाई, अम्मू जान का इसरार करते करते दिल की रगें बंद होने को हैं। लेकिन लाला पे असर थोड़ी ना पड़ने वाला है। कम से कम अम्मू जान की तो फ़िक्र कर लें। बेचारी दिल की मरीज़ा हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो। मलाइका की आवाज़ गुस्से में भीगने लगी थी। अब इतनी हौलनाक बातें तो ना करो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा ये जल्दी ख़त्म करो, क्लास शुरू होने में 5 मिनट हैं। रात को अपने दोस्तों के साथ स्टोर जा रहा था ज़रूरी सामान लेने के लिए। अक्सर हॉस्टल से ज़रा दूर स्टोर जाना पड़ता था। फरहान और मुदस्सर स्टोर में उधम मचाए हुए थे। इसके सर में शदीद दर्द था। शाम को टैबलेट ली थी लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था। तुम जल्दी सामान लो, फरहान ने कहा। क्यों, तुम दोनों किस लिए आए हो? मुदस्सर को कॉल आई। वो कॉल अटेंड करने साइड पे हुआ। हम तो यहाँ चिकन कढ़ाई खाने आए हैं। फरहान इसे गुस्सा दिलाने के लिए बोला। तो चले जाओ, एटलीस्ट मुझे तो आराम से ख़रीदारी करने का मौका मिल जाएगा। पक्का? हाँ पक्का, तुम दोनों चले जाओ। आते वक्त मेरे लिए बिरयानी लेकर आना। मेरे सर में दर्द है, सामान ख़रीद कर फ़ौरन जाना है। ठीक? ठीक, ओके बाय। फरहान गले लग कर चला गया। वो ख़रीदारी का काम समेट कर और स्टोर के साथ डिस्पेंसरी से इजाफी टैबलेट ख़रीद कर बाहर ऑटो के इंतज़ार में खड़ा था। रात में इस वक्त बदकिस्मती से कोई रिक्शा टैक्सी कुछ भी नहीं था। 15 मिनट इंतज़ार करता रहा लेकिन दूर दूर तक किसी चीज़ का नामो निशान भी ना था। शायद इसकी ही बदकिस्मती थी, वरना पिछले इतवार वो मुदस्सर के साथ आया हुआ था। 11 बजे भी इनको गाड़ी मिल गई थी। दफातन इसने मोटरसाइकिल हेडलाइट्स देखीं। चुभती हुई रोशनी ने इसे आंखें मीचने पर मजबूर किया। ये रोशनी खतरे की थी और वो इससे बेखबर था। कुछ समय बाद पेट पर हाथ रख के कराते हुए बेहोश होने से पहले इसने अपने ऊपर चंद लोगों को झुकते देखा था। मोटरसाइकिल के नीचे इसके हाथ से गिरा मोबाइल टूट चुका था। शाम की नीलगू रोशनी सुर्ख हरेरी पर्दे पर बने पीले बेलबूटों को नीलाहट देकर अंदर जाने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। अबीहा अंदर कमरे में सो रही थी। अमीक स्याह बाल इसके माथे पे बिखरे थे। यूनी से आने के बाद वो फौरन सो गई थी। वॉल क्लॉक शाम के 6:45 का संदेशा दे रहा था। बाहर दस्तक पे वो थोड़ी कसमसाई। दस्तक थमी, इसने करवट बदली। दस्तक फिर से होने लगी। अबीहा अबीहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे देर हो रही है। बाहर अम्मी खड़ी थीं। इनके अंदाज में अजलत थी। अब के वो उठ बैठी। दरवाज़ा खोलकर नागवारी से बोली, क्या है अम्मा, क्यों इतनी जल्दी उठा रही हैं? अभी तो सोई थी। अल्लाह अल्लाह करो बेटा, तुम्हें सोए 3 घंटे हो चुके हैं। अम्मा की बात पर वो पीछे मुड़कर वॉल क्लॉक को नागवारी से देखने लगी। मुझे असाइनमेंट्स भी बनाने थे, मिनमिना कर बोली। तुम मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे दाऊद के यहाँ जाना है। शायद कुछ हुआ है। असम ने पूरी बात नहीं बताई।
मैं जा रही हूँ। उन्होंने इसे जगाने की वजह बताई। मैं भी साथ चलूँ? असाइनमेंट्स बनाने का मूड वैसे भी नहीं था। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये बताने आई थी कि शहराम को कॉल करो। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। पूछना कल वीकेंड है, आ रहा है कि नहीं। खुदा हाफिज़। अम्मा जाने लगी ही थी कि वापस पलटी। और हाँ, मेरी तरफ से लताड़ना भी कि 2 दिन से फ़ोन क्यों बंद है। शहराम मेडिकल के लास्ट ईयर में था। वो दोनों एक साथ पैदा हुए थे। इसके वालिद यानी अहमद फ़िरोज़ अली शहर के माने जाने सनअतकार थे। फ़ातिमा अम्मा एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरार थीं। बाद में जब अबीहा और शहराम कॉलेज जाने लगे तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। एक अच्छी उस्ताद होने के साथ फ़ातिमा बेगम ने एक अच्छी माँ और बीवी होने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फ़िरोज़ अली के हल्का अहबाब में हमेशा इनके खुशहाल घराने की तारीफ़ें होती रहती थीं। फ़ातिमा बेगम को अपनी बहन समीना की औलाद से भी अशद मोहब्बत थी। समीना की मौत अरसम की पैदाइश पे हुई थी। तब निशा 2 साल की थी। दाऊद ने निशा और अरसम की जिस तरह परवरिश की शायद ही कोई दूसरी माँ कर पाती। इसीलिए उन्होंने ख़ानदानी दबाव के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की। जब कुछ कहो तो मियाँ के माथे की शिकनें दूर से दिखती हैं। क्यों भाई, तुम्हारी औलाद को तो सिर्फ तुम चाह सकते हो, बाकी करीबी रिश्ते तो इनके रोज़े अव्वल से दुश्मन है ना। बड़ी बहन हूँ इसकी, आपा कहता है मुझे, पर मजाल है जो कभी मेरी बात मानी हो। दूसरी शादी पर तो चलो दिल पर पत्थर रख लिए, लेकिन मियाँ जब अपनी मर्जी करनी ही थी तो बुलाया क्यों? मशवरे के वास्ते। शाजिया फूफो दाऊद की बड़ी बहन की सांसें फूल रही थीं, पर मजाल है कि चुप हो जाएं। आंखों से उगलते शोले ऐन दाऊद के दिल को झुलसा रहे थे। लाउंज में फिलहाल फूफो की ही आवाज़ गूंज रही थी, वरना सब ऐसे बैठे हुए थे जैसे गवाही अंदर कहीं हलक में मरमरा गई हो। फिल वक्त लाउंज में गिनती के 5 अफराद थे। फातिमा बेगम, दाऊद, अरसम, शाजिया फूफो, नगीना फूफो। दाऊद की आंखें नहायत लाल थीं। जिस निशा को इसने कभी डांटा तक नहीं, आज वही निशा तलाक और मिसकैरेज जैसी तकलीफ से गुजर रही थी। इंसानियत के जिस दोराहे पे हम खड़े हैं वहाँ बेकसूर ही जुल्म का शिकार होते हैं। फातिमा बेगम अभी आई थीं। इन्हें माहौल पे छाई खजावट और सदमेरी की तनी चादर तले सिर्फ ये पता चला था कि निशा को अकमल ने तलाक दे दी है। अभी तक इन्हें मिसकैरेज का इल्म न था। क्या हो गया था कि तलाक की नौबत आ गई? जब 5-7 मिनट तक किसी ने कुछ न कहा तो फातिमा ने पूछा, असल मामला क्या है ये तो निशा ही बताएगी। जब से आई है कमरे में सोई पड़ी है। मुतासिफ लहजे में नगीना फूफो बोली, देखा, ज़रा बराबर देखभाल जांच पड़ताल नहीं की जितनी कि इससे कई गुना ज़्यादा लोग ईद उल अज़हा पे कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते समय कर लेते हैं। आपा की सुई वहीं अटकी थी। आपा बस भी कर दें, भाई की हालत देखिए। नगीना ने दाऊद के हालत के पेश नज़र आपा को खामोश रहने का कहा। आपा इस पे और भड़क उठी, ए गुड़िया, इस हालत के ना ये मियाँ खुद जिम्मेदार है, समझी। कहने दो गुड़िया, आपा ठीक कह रही हैं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अपनी हालत का भी और निशा का भी। बिलाखिर दाऊद की आंसुओं से भीगी आवाज़ आई। आंखों से एक खामोश आंसू की लकीर बहने लगी। अरसम होंठ सख्ती से भींचे हुए था। शुक्र करें भाई साहब के खुदा ने निशा को मजीद तकलीफ से बचा लिया। जो शख्स ताल्लुक़ निभा नहीं सकता, इससे ताल्लुक़ तोड़ देना ही बेहतर है। फातिमा का गला खुद भी रुंध गया। और वो जो 8 माह का बच्चा कोख में ही मर गया, इसका क्या? आपा की आवाज़ में अब के गुस्सा बला का था। फातिमा के पांव तले मुहावरतन नहीं हकीकतन ज़मीन सरक गई। क्या कह रही हैं? मिस कैरिज या खुदाया? पूछना निशा से। 3 दिन तक अस्पताल में रही। इसके बेहिस और घटिया ससुराल से एक कॉल तक नहीं आई। हमारी बच्ची मौत और ज़िंदगी की बीच मोहलक थी, हमें कोई खैर खबर नहीं। चलो जब बच्ची घर आ गई तो फिर भी नहीं बताया। और निशा के भी क्या कहने, इतनी तकलीफ सह कर भी इन्हीं के बारे में सोचती रही। इतना ना हो सका कि बाप को ही बता देती। अल्लाह, मारे बर्दाश्त और गुस्से के तो मेरा सर फटा जा रहा है। बोलते बोलते आपा का सांस फूल गया और चेहरा जब्त के मारे सुर्ख हो गया। आप प्लीज़ अपने बीपी का ख्याल रखिए, फातिमा ने इनके सुर्ख चेहरे को देखकर कहा। जब तक निशा नहीं आती मैं यूं ही अपना खून चलाती रहूंगी। लाउंज के दरवाजे के इस पार निशा और इसके पीछे हरीम खामोश आती दिखाई दी। हरीम निशा की 3 साला बेटी, हूबहू निशा की तरह, स्याह बाल, खामोश और भूरी आंखें। निशा लाउंज से गुजर रही थी, शायद किचन में जा रही थी। इन सबको इकट्ठा देखकर पहले रुकी, फिर बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा कर अंदर आई। अगर आपको लगता है कि मैं गमज़दा हूँ तो ये गलतफहमी दूर कीजिए। ऐसा कतई नहीं है। दाऊद की साकित उठी निगाहें, अरसम की खोजती निगाहें इसे अपने चेहरे पे सजी बनावटी मुस्कुराहट में चुभीं और इसकी मुस्कुराहट आन की आन में गायब हो गई। वो फौरन से पेशतर मुड़ गई। क्या कहे जा रही हो? मेरे बस में हो तो अभी न सजा दूं सेहरा सर पे। 100 तरीके आजमाए, बीमार हो बैठे, दिल के दौरे का झूठा नाटक किया, पर मियाँ का दिल नहीं, मानो पत्थर है। रुखसाना बेगम सहन में टहल रही थी। इनको गैस का मसला था।
धूप सहन में सर निवाड़े आलसी से सरक सरक रही थी। पूरे 2 हफ्तों बाद फरहत भजिया आई थीं। खिलाफे मामूल आज बच्चों समेत नहीं आई थीं। मलाइका से 3 साल बड़ी, शकील से 1 साल और गुलजार लाला से 1 साल छोटी थीं। घर में सबसे बड़ा मसला गुलजार लाला की शादी का था। इनसे छोटे शकील का बड़ा बेटा स्कूल जाता था। गुलजार बावकार शख्सियत का हामिल, अपना फैला हुआ कारोबार, कोविल जस्सा। खानदान में इसकी अपनी एक अलग ही पहचान थी। इसके उठने बैठने का तरीका, सलीका, बात करने का अंदाज इसे सब में मुमताज़ करता था। खानदान में कई जवान लड़कियों की माँओं ने कई बार दबे दबे अल्फाज में रुखसाना से गुलजार की शादी का जिक्र किया था, खुद अपनी बेटियों के लिए। ये बात जब कभी रुखसाना के सामने की जाती, वहीं की वहीं रोहानसी होकर अपनी ऐसे दुखड़े रोने लगती कि पूछो मत। असल मुद्दा ये था कि गुलजार को अपनी मामू की बेटी समरीन पसंद थी, लेकिन मोमानी ने जानबूझकर इसकी शादी अपने भांजे से कर दी। इन दिनों अम्मू जान और मोमानी के बीच कुछ चीज़ों को लेकर सख्त इख्तलाफात थे। बाद में इन इख्तलाफात को लेकर इनके बीच कुछ छोटे मोटे झगड़े भी हुए थे। इस वजह से मोमानी ने बहुत जज्बाती होकर समरीन का रिश्ता कर दिया था। भजिया बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी हाथ में कहवे का प्याला लिए हुई थीं, जो दोपहर का खाना खाकर मलाइका ने सबके लिए बनाया था। मलाइका लैपटॉप पे ड्रामा देख रही थी। तवज्जो ड्रामे पे कम, इनकी गुफ्तगू पे ज़्यादा थी। आप कहें तो बात चलाकर देख लेना, जब अच्छी लड़की मिल जाएगी तो फिर आराम से समझा लीजिएगा। भजिया की बात पे मलाइका बेसाख्ता हंसी और हंसती गई। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं हुआ होगा? याद है अम्मू जान वो नताशा वाला मामला, जब आप मुनीर भाई के साथ कनाडा गई थीं इन दिनों? इतना कहकर वो वाकया याद करते हुए हंसती ही रही। भजिया को इसका यूं बेहंगम हंसना सख्त नागवार गुजरा। इतना ऊंचा मत हंसो, यूं मुंह फाड़ कर लतीफ़ा सुनाया नहीं और पहले से खुद ही हंसे जा रही हो। मलाइका ने जब भजिया के चेहरे के तासुरात देखे तो खामोश हो गई। यह बताओ, हुआ क्या था? क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ था। ये तो बस इसका डाइजेस्ट पढ़कर और ड्रामे देखकर जहन भी ड्रामाई हो गया है। अम्मू जान अब थक कर भजिया के साथ आ बैठी। इनके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें तिरछी पड़ती धूप में चमक रही थीं। अल्लाह तौबा! अच्छा खासा हंगामा तो खड़ा हुआ था। अच्छा मैं बताती हूँ। हुआ यूं कि अम्मू जान पहुंची बाबा के दोस्त नजम अलवी के घर, इनकी बेटी का रिश्ता मांगने, और वो भी लाला से छुपकर। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अम्मू जान ने अंगूठी भी पहना दी थी। फिर जब बात लाला तक पहुंची तो इस दिन मेहमानों की ऐसी इज्जत अफजाई की कि वो तौबा तौबा कहने के बजाय कान छूने लगी। तौबा है अम्मू जान, आपने मुझे बताया भी नहीं। फरहत भजिया को ना बताने पे सख्त ताव आया, लेकिन जब्त कर गई। और मैं अच्छी लगती तुम्हें यूं परेशान करती? अच्छा बुलाया था आपने कि लड़की देखनी है, ये आन की आन में इरादा क्यों बदल लेती हैं? फरहत भजिया ने मुंह फुलाकर कहा। भाई अम्मू जान की बातों को ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। परसों मुझे भी कहा था कि पुप्पो के घर जाना है, मैंने यूनी से छुट्टी कर ली। 15 मिनट बाद देखा सोई पड़ी थी कमरे में। मलाइका एक बार फिर हंसी। भजिया ने घूरा। इतवार को चलेंगे, अम्मू जान उठते हुए बोली। मलाइका ने भी लैपटॉप बंद किया। किस इतवार को? आपके बताए इतवार शाज़ो नादर ही आते हैं। अम्मू जान के चेहरे पे फीकी सी मुस्कुराहट ठहर गई। इस इतवार को, और याद आया अबीहा ने कॉल की थी। कब की थी? अल्लाह, अम्मू जान आप मुझे अभी बता रही हैं? लैपटॉप उठाकर अंदर की जानिब भागी। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। कमरे की खिड़कियों में से सपैर की मद्धम होती सूरज की किरणें पर्दे पे पड़ती यूं लग रही थीं कि जैसे पर्दे में छुपना चाह रही हों। शाम होने को थी और दाऊद के कमरे में टेप रिकॉर्डर बज रहा था। इजी चेयर पे बैठे शायद वो अपना एहतसाब कर रहे थे। अपना ही एहतसाब करना कितना जानलेवा होता है, इसका एहसास आज इनको हो रहा था। समीना से शादी एक नामुमकिन सपने जैसी थी। वो इनके साथ बैंक में जॉब करती थी। इतनी नर्म खो मिजाज की हामिल थी कि कभी कभी इन्हें लगता था कि शायद वो इंसान ही नहीं हो। बिलाशुबा तब उन्होंने जाना था कि वो काम में मुस्तगरिक होकर अक्सर इसी के बारे में सोचा करते हैं। बेख्याली में ख्याल आना शायद मोहब्बत हो जाने की या हो चुकने की अलामत है। खैर, मोहब्बत की तो कई अलामतें होती हैं, लेकिन तब मसला ये था कि सारी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी थीं। इनके दरमियान थोड़ी बहुत बातचीत थी। उन्होंने बिला आखिर तंग आकर रिश्ता ही भिजवा दिया। इन्हें लगता था कि शायद ही रिश्ता हो। हैरानी तब दो चंद हुई जब वो दुल्हन के रूप में इनके सामने थी। मोहब्बत एक ना टूटने वाला तिलस्म है। निशा की पैदाइश के 2 साल बाद अरसम पैदा हुआ। ज़चगी के दौरान कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हुईं कि इस दौरान समीना ही चल बसी। 5 साल एक ख्वाब की सी कैफियत में गुजर गए। तिलस्म का बाइस तो न रहा, लेकिन तिलस्म अभी तक कायम था।
असम और निशा अभी बहुत ही छोटे थे। तब अम्मा जिंदा थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, बतेरा समझाया बुझाया भी, लेकिन वो अड़े रहे। अम्मा बार बार कहती, तुम अब जज्बात से काम ले रहे हो। पर बेटा, जिंदगी अगर जज्बात से ही चलती ना, तो आज आशिक लोग कामयाब जिंदगी बसर कर रहे होते। ठंडे दिमाग से सोचो, भरी जवानी, दो छोटे बच्चे, आगे जिंदगी इतनी सहल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। दूसरी शादी में हर्ज ही क्या है, बीवी आएगी तो सहूलत होगी तुम्हारे लिए। एक नई जिंदगी शुरू करो। सिर्फ मोहब्बत से जिंदगी नहीं चलती। जिस तरह अम्मा एक ही बात दोहराया करती, इसी तरह इसकी भी एक ही रट थी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सौतेलेपन के साए तले घुट घुट कर जिंदगी जिएं। सब इन्हें समझाते कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन वो अपनी बात के पक्के निकले। बाद में सब हार के खुद ही चुप हो गए। कैसे वक्त बीता पता ही नहीं चला। बच्चे जवान हो गए, यूं जाने लगे। अरसद ने तालीम पूरी करके इनके साथ बिजनेस में काम करना शुरू किया। निशा के लिए अकमल का रिश्ता आया। अकमल इनके बहुत ही अजीज दोस्त सईद का बड़ा बेटा था। इनका भी अपना कारोबार था, अच्छा खासा, खुशशक्ल, कमाऊपूत, अच्छा ख़ानदान। इन्हें कोई भी एतराज़ ना था। वो पूरी तरह रजामंद थे। आपा से मशवरा करना चाहा, आपा ने एतराज़ किया। इनका बस यही मानना था कि ख़ानदान से बाहर ही क्यों। दूसरा, अकमल गुस्से का बहुत तेज़ था। एक मंगनी भी टूट चुकी थी। आपा ने टूटने की वजह पूछी, इनकी तरफ से कोई काबिल कबूल जवाब न मिला। आपा मुकम्मल तौर पर इस रिश्ते के खिलाफ थीं, लेकिन दाऊद ने हाँ कर दी। आपा खफा तो हुई, लेकिन जाहिर नहीं किया। शादी हो गई। 1 साल बाद हरीम पैदा हो गई। 3 साल बाद इसकी 8 माह वाला बच्चा ज़ाया हो गया था, और इतने बड़े सानिया के बाद अकमल ने इसे तलाक दे दी। तलाक के पीछे क्या वजह थी, निशा ने अभी तक कुछ कहा नहीं था। ना ही उन्होंने इस हालत में किसी किस्म का सवाल किया था। आज़ान हो रही थी। वो आलम तनवीर से निकले, टेप रिकॉर्डर बंद करके नमाज पढ़ने के लिए उठ गए। क्या क्या कह रहे हो तुम? अबीहा की आंखें फैल गईं, पुतलियां साकित हुईं, तहैयर से मुंह खुल गया था। अरसम ने निशा पर बीती दास्तान सुना डाली थी। वो बेयकीनी के आलम में एक टेक अरसम के तासुरात से आरी चेहरे को तके जा रही थी। अरसम इसके बेयकीन चेहरे को देख रहा था। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? तो क्या मैंने जानबूझकर ऐसी कहानी गढ़ी है? एक भाई अपनी बहन के लिए ऐसे घिनौने ख्यालात रखता होगा। यह हकीकत है अभी, और बहुत कड़वी हकीकत। तुम्हें पता है कि बाबा गुल से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इनकी खामोशी देख दिल में होल उठने लगते हैं। अरसम नागवारी से बोलता, आखिर में दाऊद के जिक्र पर खफा सा हो गया। अबीहा का दिल कट सा गया। आई एम सॉरी अरसम, वो शर्मिंदगी से गोया हुई। वक्त कैसे कैसे को बदल देता है। सच है कि वक्त से मेहरबान और जालिम कोई नहीं है। निशा की हंसती खिलखिलाती जिंदगी यूं एकदम खामोशी के पिंजरे में कैद हो गई। इसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था। अभी इसके ससुराल वाले होकर गए थे। उन्होंने खूब माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ की। पुप्पो ने इनकी हर बात का इंतहाई करारा जवाब दिया था। इनका कहना था कि निशा का मिसकैरेज इसके बाथरूम में गिरने की वजह से हुआ था। निशा ने इनके मुंह पे ही कह दिया कि कैसे अकमल के कान भरकर इसे पिटवाया। अकमल के धक्के की वजह वो बेड की पाइंती से लगी और ये भयानक हादसा रोनुमा हो गया। निशा अब कहाँ है? इसने थोड़े वक्फे के बाद पूछा। कमरे में ही है, जाना मत, अभी हाल से बेहाल है। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। कब से आई हो और मैंने कुछ पूछा ही नहीं। क्या लेना पसंद करोगी? अरसम को अब ख्याल आया। इसने खुद भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए शायद इसको अपनी ही भूख का ख्याल आया। वो जैसे ही उठने लगा, अबीहा ने हाथ पकड़कर रोक लिया। कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ, खाना भी बना दूंगी। क्या बनाऊँ? चावल पड़े हैं, शायद पुलाव बना दो। निशा को भी पसंद है, और अपने लिए जो बनाना चाहो। हाँ, अगर 1 कप चाय बना दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर मारे दर्द के फटा जा रहा है। मैं कमरे में जा रहा हूँ, अगर हेल्प चाहिए हो तो बुला लेना। जाओ, मेहरबानी के कुछ लगते वो किचन की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी। गुलजार के लिए अम्मू जान ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा था। लड़की के घर लड़की देखने भी गई थीं। इनको तो लड़की इतनी पसंद आई थी कि वो निकाह के 2 बोल पढ़वाकर इसी समय ही इसको बाबुल का आंगन सूना करवाकर पिया के घर सुधार देना चाहती थीं। लेकिन गुलजार की सोच इतनी हावी थी कि इनको सोचते हुए भी खौफ आता था। यही वजह थी कि नाश्ते के मेज़ पर बैठे सभी ऐसे खामोश थे जैसे वो अभी इन सब का गला दबोच कर खा जाएगा, किसी भेड़िए की तरह। अम्मू जान बात करने के लिए पर तोल रही थीं। गुलजार अपने आप में मगन नाश्ता कर रहा था। अम्मू जान ने हया भाभी को आंखों से इशारा किया कि वो इनके कमरे से इस लड़की की तस्वीर ला दें। हया भाभी उठकर सर अस्बात में हिलाती इनके कमरे की तरफ चली गईं। गुलजार बेटा, आज कब तक लौटोगे? अम्मू जान ने बात शुरू करने के लिए एक इंतहाई बेतुका सवाल पूछा, और इस पर खुद ही जुज़बुज़ हो गईं। बैक वक्त शकील, मलाइका और ख़ुद गुलजार ने सवालिया निगाहों से देखा। इस ही वक्त जिस वक्त आता हूँ मैं।
मैं सोच रही थी कि हम लड़की। अम्मू जान, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। आप मुझ पर क्यों फ़ोर्स कर रही हैं? मुझे करनी ही नहीं शादी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और मज़ीद इस मौजू पर मैं बात नहीं करना चाहता, प्लीज़। कब तक तुम अपनी इस सना को पूछते रहोगे? अम्मू जान का लहजा रूहानसा हो गया। जब तक आप पूछती रहेंगी। देखो, शकील तुमसे छोटा है, इसको देखो, अपने दोस्तों को देखो। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब तक जी पाऊंगी? मरने से पहले तुम्हें और मलाइका को बसते हुए देख लूं। देखो, शादी करना बहुत ज़रूरी है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? शकील, तुम ही समझाओ इसको। लाताल्लुकी जाहिर करता गुलजार उठा और मोबाइल उठाकर जाने लगा। गुलजार, गुलजार, बात तो सुनो। गुलजार के निकलते निकलते हया भाभी भी आ गई। अच्छा, ये तस्वीर तो देखते जाओ। गुलजार रुका, मुड़ा, हया भाभी के हाथों से तस्वीर लेकर बिना देखे इसको फाड़ डाली और अम्मू जान के तहैयर से साकित होती आंखों के सामने मेज़ पर रखी। बिना बोले मुड़ा और निकल गया। अम्मू जान की आंखें यकदम भर आईं। अम्मू जान, कितनी बार कहा है इनको अपने हाल पर छोड़ दें। शकील नागवारी से गोया हुआ। अम्मू जान रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मलाइका, जो अब तक खामोश बैठी थी, बड़बड़ाती हुई उठी। अम्मी ने भी इनको देवदास का पाकिस्तानी वर्जन बना रखा है। बाहर निकलती मलाइका का पारा वैसे भी काफ़ी हाई था। सामने का मंजर कुछ अलग सा ही था। गुलजार नीचे झुक रहा था और जुज़बुज़ होती अबीहा भी। फर्श पे गिरी किताब और किताब से निकल चुकी तस्वीर। अबीहा के चेहरे पे सरसीमगी थी। घर को आप ओलंपिक्स ना समझें। तस्वीर उठाकर देते गुलजार की नज़रें नागवारी से मामूर थीं। अबीहा की सियानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर जी ही बोल पाई। गुलजार कोट के बटन बंद करता जाने लगा। अबीहा ने जैसे ही हंसी जब्त करती मलाइका को देखा, यकदम रूहानसी सी हो गई। मलाइका बिना रुके हंसती रही। अल्लाह ऐसी सहेलियां किसी दुश्मन को भी ना दे, और अगर दे भी तो इन सहेलियों को ऐसे खड़ूस भाई ना दे। भाई, मेहमानों का लिहाज नामी एक इखलाकी फरीज़ा होता है, पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मैं थोड़ी उजलत में आपके इन भाई साहब से टकराई थी, लेकिन और ये मुझ पर ही बरस पड़े। इनको स्टार प्लस के सास बहू वाले ड्रामों के स्क्रिप्ट्स लिखने चाहिए। तंज के तीर अच्छे चलाते हैं। अबीहा बोली तो बोलती ही गई। मलाइका मुंह पे हाथ रखे हंसी जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बात ऐसी है कि भाई साहब गुस्से में निकले थे ना, इसलिए भड़ास निकालने के लिए तुम मिल गई। अब वो क्या है कि ऐसे मामलों में किस्मत बहुत मेहरबान है तुम पर, है ना? वैसे खुदा ने तुम्हारे भाई के तंज का बदला ले लिया। वैसे क्या अजीब सा इत्तेफाक है ना, फिल्मी सा। बिल्कुल, बिल्कुल तुम्हारी किस्मत की तरह। क्योंकि मुक्के खाने में किस्मत बहुत मेहरबान है तुम पर, नहीं? अबीहा ने इसके कमर पर एक धमोका जड़ दिया। आउच की आवाज़ पर वो चबा कर बोली, चलो, कॉलेज हर दफ़ा तुम्हारी वजह से लेट हो जाते हैं हम। अल्लाह, क्रिस गिल की बहन हाथ था या हथौड़ा? कमर से हिलाती मलाइका कुरलाई। मेरा भाई टॉम क्रूज से भी हसीन है, समझी? और हथौड़ा नहीं कहते, इसे सुपर पंच कहते हैं। निशा की इद्दत को गुजरे आज तीसरा दिन था। वो किचन में थी जब पीछे से अबीहा बहू करती किचन में दाखिल हुई। निशा ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। मैं नहीं डरती अभी, अलबत्ता ये तुम हरीम पर ट्राई कर सकती हो। वो शायद डर जाए। निशा सलाद काट रही थी। शायद वो दोपहर का खाना बना चुकी थी। अब ऐसी भी बात नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाह रही थी, बस वैसे ही किया ये। जब तुम अपनी नाकामी को कवर करती हो ना अभी, तो मुझे बहुत क्यूट लगती हो। कॉफ़ी लोगी या चाय? सलाद साइड पर रखकर इसने इलेक्ट्रिक केटल उठाया। चाय, अबीहा ने फ़ौरन कहा, साथ में अगर कुछ कुछ हो जाए। इस कुछ कुछ से तुम्हारी मुराद पकोड़े तो नहीं हैं? आंखें चंदिया कर इसने ऐसे अंदाज में कहा कि जैसे इसने चोरी पकड़ ली इसकी। अबीहा का सर असबात में हिल रहा था। वो खुश थी कि निशा संभल चुकी थी। वो मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। सब यही तो चाहते हैं, भला किसी अपने को देर तकलीफ में देख सकता है कोई? अबीहा ने कॉलेज की कहानियां जितनी भी जमा थी सुनाने लगी। गुलजार के साथ वो वाकया सुनाते वो सख्त नागवार और बेजार अंदाज में कह रही थी, खड़ूस खुद को समझता क्या है कि वो कोई इंतहाई ही कैस का गुरु है, नाकाम आशिक कहीं का। और हाँ, वो तस्वीर तस्वीर जैसे ही याद आई तो इसी वक्त गुलजार की आंखों की वो नागवारी भी याद आई। वो तस्वीर अरसम की थी और इस तस्वीर पर इसने सुर्ख मार्कर से प्यार लिखा था। कौन सी तस्वीर थी? इसे ख्याल में गुम होते देख निशा ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हाँ, वो शहरी की तस्वीर थी। मलाइका ने ले ली। वो पसंद करती है ना इसे, और शहरी भी। बेध्यानी में इसने राज भी अफशा कर दिया। जुबान दांतों में फंसाकर इसने ई की। अच्छा बच्चू, ये सब हो रहा है और मुझे खबर भी नहीं। ये सब हुआ कैसे, बताओ मुझे। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो। निशा ने इसका कान पकड़कर मरोड़ा। दाऊद के कमरे में से टेप रिकॉर्डर की आवाज़ आ रही थी। अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन।
लॉन में चलें? अबीहा ने पूछा। निशा मुस्कुराई। श्योर, सिर्फ कॉफ़ी की ही तो बात है यार। तुम्हारा ड्राइवर तो अभी तक नहीं आया और कौन सा तुम्हारे घर वाले तुम पर नज़र रखने के लिए हमा वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते होंगे। फॉर गॉड सेक मलाइका। अबीहा इसे समझाने की कोशिश में ख्वार हो रही थी। मलाइका की एक ही रट थी कि वो हरगिज़ नहीं जाएगी कॉफ़ी पीने किसी भी कैफ़े। अबीहा ने बतेरा समझाया कि पास ही एक अच्छा सा कैफ़े है, सोने पे सुहागा, वो अरसम के फूफा का है, वहाँ चलकर कॉफ़ी पीते हैं। मलाइका का एक ही जवाब था, नहीं तुम्हारा दिमाग तो चल गया है, पर बहन मैं अभी पूरे होशो हवास में हूँ, समझी? तो बहन क्या ख्याल है मैं तुम्हारे ये होशो हवास ठिकाने लगा दूँ? होंठ सकेट कर इसने अल्फाज चबाकर अरसा गज़ल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमें ऐसी आज़ादी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अपनी हद में शरारतें करें ही तो अच्छा है। आपके मलाइका की संजीदगी पे खौफ से इसने मलाइका को चुटकी काटी। चुटकी इसलिए काटी कि बस करो, ये मौलानी बनना, कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला तुम्हें इस परफॉर्मेंस पर। अच्छा चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अभी वो शर्त बताने ही वाली थी कि अबीहा ने इसका हाथ पकड़ा और इसे खींचा। कबूल है, कबूल है। अरे शर्त तो सुनो। मलाइका की मिनमिनाहट उभरती दम तोड़ती रही। अगले 2-3 मिनट में वो दोनों कैफ़े में थीं। कैफ़े का माहौल कैफ आवर सा था। बैकग्राउंड में कोई रूमानी सा गीत लगा था। लाइटिंग एक अलग ही सरूर तारी कर रही थी। फानूस की रोशनियां और कैफ़े की ज़ेबाइश और आराइश देखकर मलाइका मैसूर हुए बिना न रह सकी। कमाल यार, वो देखो तुम्हारे कज़न के फूफा आर्ट के शायद बहुत ही कदरदान हैं। पेंटिंग सब सब कुछ कमाल है यार। तारीफ़ करने में वो कंजूस नहीं थी। कॉफ़ी आई तो वो अपनी बातें करने लगीं। कॉफ़ी के बाद अबिहा ने इसको छेड़ना शुरू किया। तंग आकर इसने बैग से इंक पेन निकाला। अबिहा इसके वार से पहले ही उठी और भागी। पेन की स्याही छिड़कते हुए यकदम मलाइका का हाथ फिसला। गिरते हुए वह इस अजनबी का हाथ पकड़कर संभली। इसका बैग कंधे पर और हाथ में कोई किताब थी। मलाइका शर्मिंदा थी क्योंकि स्याही की छींटें इसकी सफ़ेद शर्ट पर गिरी थीं। अभी वो माफ़ी मांगने के लिए अल्फाज ढूंढ ही रही थी कि इससे पहले अबिहा बोली। शहरी अबिहा की आवाज़ में शनासाई का अंसर नुमाया था। ये मेरी कॉलेज की दोस्त है मलाइका, जिसका जिक्र मैं बार बार करती हूँ। और मलाइका, ये वो टॉम क्रूज जैसे हैंडसम। अभी तुम्हारी सहेली मेरे ख्याल में गलत जगह होली खेल रही है। मुस्कुराते हुए तंज किया। मेरी सहेली को ऐसे तंजिया घूरना बंद करें और बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बंदा पहले घर जाता है जब इतने दिनों बाद आना हो तो, और ये एक बैग ही क्यों? एक दिन के लिए आए हो, ये लो। ऐसी होती है मेडिकल वालों की ज़िंदगी। आखिर में मलाइका को कहने लगी, तुम कहती हो कि मेडिकल आसान है, खाक आसान है, पुप्पा से काम है, तुम घर जाओ। बात करते हुए सांस ना लेना तो तुम पर फ़र्ज़ है। शर्मिंदा सी खड़ी मलाइका पर अचटती सी निगाह डालकर इसने रस्मी जुमले को बिगाड़ कर कहा, आपसे मिलकर शर्ट गंदी हुई, नाइस टू मीट यू। ये मलाइका और शहराम की पहली मुलाकात थी। मलाइका से अबिहा की दोस्ती कॉलेज में हुई थी और दोनों फिर बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थीं। अपने घर की हर एक बात शेयर करने की वजह से एक दूसरे से काफ़ी हद तक वाकफियत रखती थीं। अबिहा मलाइका के मुकाबले में काफ़ी शौक और चंचल सी थी। अलबत्ता मलाइका के मिजाज में काफ़ी ठहराव सा था। वो शरारत करती थी लेकिन मौका महल को देखकर करती थी। यही वजह थी कि वो टीचर्स की नज़रों में नहीं आई और अबिहा का अमाल नामा तो भरा पड़ा था। हाँ, ये भी था, अमूमन मलाइका इसकी वकालत करती थी। एक टीचर ने तो इसकी बातों पर यकीन करना ही छोड़ दिया था कि वो हमेशा ही इसकी वकालत में पेश पेश रहती। मलाइका का शहराम से ये इत्तफाकी और फिल्मी सा टकराव इसके मिजाज पर बकौल इसके अजीब असरात का बायस बना था। इसकी फिर अबीहा से बात करने की नोयत बदल सी गई थी। वो इससे शहराम के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब करने लगी और अबीहा ठहरी एहसासात को ना जानने वाली सादा सी लड़की। वो समझ न पाई कि शहराम के ज़िक्र पर यह मलाइका की रंगत कैसे बदल जाती है, कैसे इसकी आंखें मुस्कुराने लगती हैं, क्यों वो यकदम वो इतनी हशाश बशाश सी दिखने लगती है। वो नासमझ सी सब कुछ बताती जाती। शहराम को क्या पसंद है क्या नहीं, इसकी क्या आदतें हैं, कैसे बात करता है, सब कुछ। और मलाइका इन्हीं आदतों को अपनाने की कोशिश करती। वो अपनी कैफियत को समझने से कासिर थी। बिला आखिर इसने खुद को ये बावर करवाया कि इसके पीछे बला पड़ गई है, जिसे एक शायर ने मोहब्बत का नाम दिया है। अबीहा को समझ तब आने लगी जब इसने दूसरी ओर भी आग जलते महसूस की। ये सब तब होने लगा कि जब इन दोनों की दूसरी मुलाकात हुई। हुआ कुछ यूं कि मलाइका का ड्राइवर नहीं था, गांव गया था। इसने अबीहा को कॉल की थी कि वो इसे लेने आ जाए। इस दिन शहराम भी घर पर था, तो अबीहा ने शहराम को साथ चलने का कहा। शहराम, जो इसको अमूमन तंग करता था, इस दिन बिला तामुल इसके साथ चल पड़ा।
गाड़ी में इसने बैक व्यू मिरर में मलाइका और शहराम की आंखों की शोखी भरी गुफ्तगू भांप ली। इसने पीछे मुड़कर देखा और मलाइका के संजीदा चेहरे पे दबी दबी मुस्कान देखकर समझ गई, और यूं इसकी ज़राफ़त की पोटली का दहाना भी खुल गया। वो शोखी भरे जुमले कसने लगी और मलाइका के सुर्ख होते चेहरे को और भाई के चेहरे से ना जुदा होती मुस्कान को देखकर कॉलेज में इसने मलाइका की क्लास लेना शुरू की। आग इतनी फैल चुकी है, इतना जिगरा मिल गया तुमको कि मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। क्या हुआ है और कौन सी आग, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मलाइका ने साफ अनजान बनने की कोशिश की। हाय, मैं कितनी नासमझ हूँ कि तुम्हारी इन बहकी बहकी बातों पे ध्यान ही ना दिया जब तुम मुझसे बार बार बस शहरी के बारे में सवालात करने लगी थी। इसने अपनी नासमझी की दुहाई दी। वाकई वो कितनी नासमझ थी। तुम्हें अपनी नासमझी का एहसास बहुत देर बाद हुआ प्यारी सहेली, वो हंसी। बात को घुमाओ मत समझी, साफ साफ बताओ क्या सीन है। अबिहा की झुंझलाहट में गुस्से की भी हल्की हल्की रमक थी। सीन तो साफ ही है, कुछ नहीं है यार, जैसा तुम समझ रही हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या समझ रही हूँ? बता भी दो। क्या लुका छुपी खेल रही हो? अगर पसंद है शहराम भाई तो हम रिश्ता लेकर आते हैं। बैग को उठाकर इसने मलाइका के इस टाल मटोल के खेल को ख़त्म करना चाहा। यकदम ही मलाइका के चेहरे पर शर्म की आलूही साया फिगन हो गया। ये मोहब्बत भी ना कहीं का नहीं छोड़ती। हाय हाय, ब्लश कर गई। देखा देखा, निकलवा लिया ना। मुझसे बात छुपाने का खमियाजा अब तुम बहुत अफसोस से भुगतोगी। अम्मी को बताऊंगी। और हाँ, भाई ने भी कहा था जब वो शर्माती है तो बहुत प्यारी दिखती है। मैंने कहा कि बहुत ओवर दिखती है, मीना कुमारी का मॉडर्न वर्जन कहीं की। मुझसे बात नहीं करना जब तक तुम मुझे अपने हाथ की बिरयानी नहीं खिलाओगी। शेहराम ने सच कहा था कि बात करने के दौरान सांस न लेना इस पर फ़र्ज़ किया गया है। इसने सोचा और मुस्कुराई। दफतन शेहराम की बात याद आई और शर्माई। शर्माते शर्माते फिर मुस्कुराई। हाँ, इससे मोहब्बत हो गई थी। शेहराम को मंगनी के बाद पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। वो छुट्टी पे नहीं आया था। अमूमन जब इसकी ज़्यादा मसरूफियत होती है तो वो 2 हफ्तों बाद आ जाता है। फ़ातिमा बेगम इसका नंबर ट्राई कर रही थी लेकिन मिल नहीं पा रहा था। फिर इसके दोस्तों को भी कॉल की, जिनमें से मुदस्सर ने बताया कि इसके पेपर्स हो रहे हैं, सो वो बहुत ही मसरूफ़ है। पहले तो वो बहुत हैरान हुई कि ये बेवक्त पेपर्स कैसे शुरू हो गए। फिर सोचा कि शायद हों। बाद में मुतमईन सी हो गई कि शेहराम पेपर्स में किताबों तक ही ख़ुद को महदूद कर लिया करता था। वो बहुत ज़हीन था, समझदार, अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत हसास भी था, अपने रिश्तों के साथ मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत की कदर करने वाला, बहुत जल्द दूसरों के दिलों में घर करने वाला इंसान था। फातिमा संजीदगी से इसकी हाउस जॉब शुरू होते ही इसकी शादी के बारे में सोच रही थी। यही वजह है कि उन्होंने मलाइका का हाथ मांगने का सोचा था, जिसमें दोनों ही रजामंद थे। अपने बेटे की खुशी में वो भी खुश थीं। वो मलाइका का हाथ लेने गई थीं तो रुखसाना बेगम तो मुतमईन दिखाई दी थीं, लेकिन फिर भी बेटों से मशवरे के वास्ते उन्होंने सोचने का वक्त लिया। गो कि फातिमा बेगम को इत्मीनान था इनकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने बेटे की परेशानी और बेकरारी देखकर वो थोड़ी वसवसों में घिर गई थीं। रुखसाना बेगम ने इनकार नहीं किया और यूं निशा की इद्दत के बाद मंगनी हो गई। फातिमा बेगम का इसरार था कि वो मंगनी के साथ दोनों का निकाह भी कर दें ताकि फिर वो आपस में अच्छी तरह बातचीत कर लिया करें, लेकिन इजहार साहब ना माने। इनके ख़ानदान में ऐसा नहीं होता और वो अपनी रिवायतों की काफ़ी सख्ती से तामील करते थे। अबीहा की अपने अलग ही मसाइल थे। वो अब दंदनाती हुई मलाइका के घर चली जाया करती थी। रुखसाना बेगम इसको परी कहती थी। इनको बहुत प्यार था अबीहा से। फातिमा बेगम दाऊद के घर गई थीं। वो किताबें फैलाए कल के टेस्ट के लिए रट्टा मार रही थी। इतने में अरसम की कॉल आई। अरसम का एमबीए मुकम्मल होने वाला था। जॉब की इसको कोई ज़रूरत ना थी, क्योंकि इकलौता होने की वजह सारा कारोबार तो इसने ही देखना था। वो भी काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था, ख्याल रखने वाला और मसाइल के सामने डट कर मुकाबला करने वाला। सुनो, अभी मेरा एक काम कर दोगी? सलाम दुआ के फ़ौरन बाद वो अपने मुद्दे पर आ गया। कैसा काम? और हाँ, खबरदार जो मुझे कोई केक बेक करने को कहा तो। मुझे वो दिन याद है जब इतना अच्छा केक बेक किया था और इसे तुमने अपने इस सड़ियल दोस्त को गिफ्ट कर दिया था। मैंने कितना दिल लगाकर मेहनत से बनाया था। अपना पुराना दुख याद आया, क्योंकि सामने किताबों के साथ पड़ा रिसाले में इसे चॉकलेट का केक दिख गया। नहीं नहीं, वो निशा मुझे अपने साथ शॉपिंग पे ले जा रही है, तो तुम मेरे कुछ असाइनमेंट्स लिख दो। मुझे आते हुए देर हो जाएगी। मैं तस्वीर व्हाट्सएप करता हूँ, कर दोगी? एक शर्त पर, मुझे 1-2 डाइजेस्ट ढूंढ कर भेजना अम्मी के हाथों। अम्मी भी जा रही हैं क्या? इसे वैसे भी कल या परसों डाइजेस्ट लेने जाना था, तो अभी से अपना काम भी करवाने का ख्याल आया। नहीं खाला नहीं जा रही, वो पुप्पो के साथ बैठी महव गुफ्तगू है। अच्छा, देख लूँगा अगर मिले तो।
तो मुझे नाम टेक्स्ट कर दो। फ़ोन के इस पार इसको हरीम की चीखें सुनाई दीं। इसके लब मुस्कुराए। अच्छा करती हूँ, खुदा हाफिज़। कॉल काट कर इसने तस्वीर देखी जो अरसम भेज चुका था। फिर इसका असाइनमेंट बनाने बैठ गई। ऐसे में डोर बेल बजी। वो झुंझला उठी और सामने शहराम को देखकर वह यकदम चीख पड़ी। शहरी गले लगकर वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई। शहराम फीका सा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही इसको मसनूई लगी। इसको बैग थमाता वो अंदर जाने लगा और इसकी चाल में ठहराव देखकर वो कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। लेकिन फिर इसकी थकावट का सोचकर वो मुस्कुराती इसके पीछे हो ली। अम्मी नहीं है, खाला के घर गई हैं। चाय बनाऊं या खाना लगा दूं? चाय बना दो और कमरे में लाना। बहुत थका हूँ और नींद भी आ रही है। बैग मेरे कमरे में रख देना। फिर तुम्हारे लिए कुछ नॉवेल्स लाया हूँ, नॉवल पढ़ने मत बैठ जाना। मुस्कुरा कर कहता वो अपने कमरे में जाने लगा। शुक्रिया शहरी, मलाइका बहुत खफा है तुमसे। कह रही थी कि 3 हफ्तों में एक कॉल तक नहीं की, ना अटेंड की, ना मैसेज किया। कह रही थी मंगनी से पहले तो उतावले हुआ करते थे जनाब। मंगनी के बाद घूंघट निकाल के बैठ गए। छेड़ने की गर्ज से अबीहा ने मलाइका की खफगी की बात कर डाली। पीछे मुड़कर देखता शहराम पहले वाला शहराम न था। इसकी आंखें इतनी साकित थीं कि जैसे भेद भरी कोई रात, और चेहरे पर अफसरदा मुस्कुराहट थी। शफक की लाली पे नजरें जमाए हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वो आलम तनवीर में थी। स्याह शेफून का दुपट्टा उड़ा जा रहा था। वो अभी सोकर उठी थी। इसके लब मुस्कुरा रहे थे। एक प्यारी याद इसकी आंखों में बसराम थी। वो अबीहा के साथ बुक शॉप गई थी और ये बात रिश्ते के एक दिन बाद हुई थी। बुक शॉप पर इसने शहराम को देखा। स्याह शर्ट में वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। थोड़ी सी बड़ी हुई शेफ और शेफ तले दिखता एक स्याह तिल। मलाइका ने अपने दिल को इस तिल में मुकीद किया। वो मुस्कुराकर कोई किताब खरीद रहा था। दरअसल ये सारा मंसूबा अबीहा का तैयार करदा था। अभी तुम आइसक्रीम खाने नहीं जाओगी? शहराम इसे मुस्कुराकर जाने का कह रहा था। मलाइका खामोश खड़ी हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। शहराम की निगाहें मुसलसल इसके शगुफ्ता चेहरे को हिसार में लिए हुए थीं। अबीहा ने खुशमगी नज़रों से दोनों को देखा। शोखी से कहा, मैं तो चली जाती हूँ लेकिन। मलाइका को ठौका मारकर कहा, तेरा क्या होगा कालिया? मलाइका ने आंखों आंखों में डपटा। अबीहा हंसती हुई किताबों में मगन हो गई। वो गाड़ी की ओर आए। क्या पसंद करेंगी आप? कॉफ़ी, आइसक्रीम, लंच? गाड़ी में बैठकर पहला सवाल यही किया गया था। जी? वो हमारे शर्म के कुछ बोल नहीं पा रही थी। दरअसल अब वो मोहब्बत के इस दोराहे पर थे जहाँ आंखों के जरिए गुफ्तगू नहीं की जाती, खामोशी की जुबान से बातें करने का दौर ख़त्म हुआ था। मैंने एक नहायत सादा सवाल किया है। गाड़ी चलाते हुए इसके लब मुस्कुरा रहे थे। कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं होगा। हम कुछ फासले तक जाकर बात कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग ड्राइव की तरह। इसे धीमे लहजे में अपना मदया पेश किया। चलो ये भी ठीक है, मेरे हाउस जॉब में वैसे भी कम वक्त रह गया है। इसने चारों नाचार इसी पर ही इक्तफा किया। वगरना वो तो लंच का सोच रहा था, क्योंकि डिनर तो करने से रहे। अब वो गाड़ी आहिस्ता चलाने लगा। आपकी अम्मी कह रही थी कि हाउस जॉब शुरू होते ही शादी करेंगी वो। नाखनों पर नज़रें मुर्तकिज़ किए इसने बज़ाहिर बात शुरू की। लेकिन वो दरपर्दा ये जानने की कोशिश कर रही थी कि शादी के बारे में इसकी क्या राय है। काश तुम्हारे अब्बू मान जाते निकाह करने को। अभी लंच तो आज़ादी से कर लेते ना। मेरा बस चले तो अभी हाउस जॉब शुरू हो, हालांकि अभी 3-4 माह हैं पेपर्स में। इसकी बेताबी पे एक दिलनशीं मुस्कुराहट मायरा सभी चेहरे पर ऊद आई। गाड़ी के शीशे से ताजदार सूरज की रोशनी आकर शहराम का चेहरा चूम रही थी। इसने शहराम की नज़रों का इर्तिकाज़ सामने सड़क पर जमे देखकर यह लम्हा गनीमत जाना और इसको पूरे गौर से देखा। वो चाहे जाने के काबिल था। वो मोहब्बत था बिलाशुबा। अपनी ओर यूं इसको देखते हुए वो मुस्कुराया। क्या देख रही हो तुम? और हाँ, मैं यकदम आपसे तुम पर आ गया, बुरा तो नहीं लगा? इसने सर नफ़ी में हिलाया। इसके बाद सारा रास्ता वो सर झुकाए बैठी रही। वो बोल रहा था और वो सिर्फ सुन रही थी। जब वो वापस पहुंचे तो उतरते हुए इसने शहराम की बात सुनी, जिसने इसको रात भर जगाए रखा। तुम मेरी ज़िंदगी हो मलाइका, मुझ पर तुमसे मोहब्बत करना फ़र्ज़ हो गया है। गुलजार ने चौंक कर माँ का चेहरा देखा, जिस पर वो थकान के साए ही देख पाया। बस करो तुम, समरीन के बच्चे अब तुम्हें मामू कहते हैं और तुम अभी तक इसकी मोहब्बत का जोक लिए बैठे हो। अम्मू जान की आंखें साइल सी थीं, जो इससे इसके इकरार का सवाल कर रही थीं। देखो, अबीहा एक प्यारी बच्ची है, मान जाओ। कौन अबीहा? वो तकरीबन उछल सा पड़ा। मलाइका की सहेली, शहराम की बहन। भूल गए क्या? तौबा करें अम्मू जान, और वो मुझे लाला कहती है और मुझे शादी करनी ही नहीं है। इससे हरगिज़ भी नहीं। वो पूरी की पूरी पागल है अम्मू जान। अपने मिजाज में तब्दीली देखकर वो बहुत हैरान था। अम्मू जान भी इसके मिजाज की नरमी और तब्दीली भांप गई, वरना कहाँ वो शादी का जिक्र आते ही भड़क उठता था। लोहे को गर्म पाकर उन्होंने चोट लगाई। तो क्या हुआ? तुम्हारे बाबा मुझसे 8 साल बड़े हैं और मज़े की बात ये कि
मैं भी इनको लाला कहती थी। और लड़कियों का क्या, औलाद के बाद सब लड़कियां ऐसे बदल जाती हैं। इसके चेहरे के तासुरात पर वो नज़रें जमाए हुए थीं। गुलजार ने तंजिया हंकारा भरा, इससे कतन नहीं। और दूसरा, वो अपनी जवान बेटी को मुझ जैसे बड़ी उम्र के शख्स को क्यों देंगे? बेटा, लड़कों की उम्रें नहीं देखी जाती। और तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे पहले बात तो करने दो ना। अम्मू जान ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसे कायल करने की कोशिश की। नहीं अम्मू जान, वो शायद अपने खालाजाद से मंसूब है। इसे तस्वीर याद आई, असम की तस्वीर जिस पर सुर्ख मार्कर से प्यार लिखा था। वो अपनी कैफियत को समझने से कासिर था। क्या वो अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला किसी की मोहब्बत को उजाड़ कर लेना चाहता था? यकीनन नहीं, क्योंकि वो बस इसी के बारे में सोच रहा था। ये इसके नज़दीक खुश-आइंद बात नहीं थी। अरे नहीं बेटा, इसकी कहीं भी बात नहीं हुई, ना वो किसी के नाम से मंसूब है। अच्छा, मैं कल ही जाती हूँ रिश्ता लेने, फरहत को कॉल करती हूँ, वो भी साथ हो लेगी। अम्मू जान की नज़रें अभी तक इसके चेहरे के उतार-चढ़ाव पे जमी थीं। कर लें अपना शौक पूरा, वैसे भी इनकार ही होगा, वो नागवारी से कहता उठा। ये बिलावास्ता हाँ थी। अम्मू जान के फ़ोन की ओर बढ़ते हाथ लरज़ रहे थे। लाउंज में दोनों खानदान एक बार फिर से इकट्ठे बैठे थे। फातिमा बेगम थोड़ी-सी सहमी सी दिखाई दे रही थीं। दरअसल इनका दिल वसवसों का अमा जगह बना हुआ था। इनको मालूम नहीं था कि रुखसाना बेगम, इज़हार साहब, शकील, हया भाभी सब एक साथ किस लिए आए थे। इतनी मिठाइयाँ लेकर अबीहा मलाइका से लगी बैठी खुसर-फुसर किए जा रही थी। फरहत बजिया बस पहुँच रही थीं। फरहत बच्चों ने मलाइका को मना भी किया था कि वो शादी से पहले घर ना जाए, लेकिन वो नहीं मानी। कहने लगी कि जिस पल का इतना इंतज़ार था, अब वो आ पहुँचा है तो वो कैसे मिस करे इसको। और वैसे भी शहराम घर पर नहीं था, लेकिन ये इसको नहीं पता था कि वो कल ही आया था। अब जबकि सबको पता चल गया था कि वो घर पर ही है, तो रुखसाना बेगम बार-बार मलाइका को इशारों-इशारों से टोक रही थीं। चाय तक बातें होती रहीं। चाय के बाद रुखसाना बेगम ने बात करने में पहल की। "अबीहा कहाँ तक पढ़ेगी?" आंखों में अबीहा के लिए मोहब्बत समेटे उन्होंने पूछा। फातिमा बेगम बात की तह तक पहुंच गई। इनको गुलजार पसंद था। वो सोच रही थी कि बात यही होगी। अब बात समझकर इनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आकर ठहर गई। ये तो अबीहा ही बता सकती है कि वो कहाँ तक पढ़ना पसंद करेगी। शहरी को कल कह रही थी कि बस बीए कर लिया बहुत है, इसके बकौल इसे तो वैसे भी कौन सी नौकरी करनी है, बस एमए किया बीए किया क्या फ़र्क पड़ेगा। अबीहा और मलाइका गुफ्तगू को असल मुद्दे पे आते देखकर खामोश हो गई। फातिमा बेगम ने अबीहा को कहा, तुम दोनों ऊपर चली जाओ। अबीहा सर हिलाती मलाइका को साथ लेकर ऊपर टेरेस पर आ गई। वो थोड़ी उलझी हुई थी। ये वहाँ सी पैक के बारे में मीटिंग होने लगी थी कि हमें भगा दिया गया, झुलाकर अबीहा ने कहा। मलाइका इसके मासूमियत पर हंसने लगी। अबीहा ने चौंक कर इसको देखा और इसकी हंसी से मायनी अखज़ करने की कोशिश करने लगी। तुम्हें वाकई में कुछ अंदाज़ा नहीं कि अंदर क्या बातचीत चल रही है? हंसी जब्त करके मलाइका ने इस्तफसार किया। नहीं तो मुझ पर अब वही तो होती नहीं बहन, क्योंकि मुझे खुद का पता है कि मैं कितनी पीर फ़कीर हूँ। नाक सुकेड़ कर इसके लहजे से बेजारियत टपक रही थी। अब के मलाइका को ज़ोर की हंसी आई थी, लेकिन फिर से जब्त करना पड़ा। पगली, तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं हम। किसका? इसकी आवाज़ मारे बेयकीनी से थोड़ी बुलंद सी हो गई। तुम्हारा बताया तो। मतलब किसके लिए? भाई शकील भाई के लिए। पागल, एक ही कंवारा है हमारे घर, गुलजार लाला। मुंह पर हाथ रखती वो बैठ गई। इससे बेयकीनी के मारे बात नहीं हो पा रही थी। नीचे फातिमा बेगम की आंखें खुशी से लबरेज थीं। वो खुश थी कि अबीहा के लिए इतना अच्छा लड़का मिला। गुलजार की संजीदगी और काम से लगाव इनको असहद पसंद था। अपने कारोबार को वो जिस समझदारी से चला रहा था, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि इसकी बेटी के लिए ऐसा बर मिले। वो तो खुश नसीब थी कि इनको वैसा ही दामाद मिला जिसकी इनको ख्वाहिश थी। मुझे अंदाज़ा है फातिमा बहन कि आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी कि हम आपसे मंगनी के बजाय निकाह की फरमाइश कर रहे हैं। हालांकि हमने बजाते खुद आपको निकाह से इनकार किया था शहरी के मामले में, लेकिन देखें, हम चाहते हैं कि गुलजार अब अपनी बात से ना मुड़े। हमने बहुत जत्नों से इसको मनाया है। शादी के बाद अबीहा जितना पढ़ना चाहती, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि हम तो खुद इसके हक़ में हैं। इजहार साहब ने तफसीलन अपना मुद्दा पेश किया। हमें ना ही निकाह पर एतराज़ है और ना ही तालीम पर। बस आप मुझे महज एक दिन की मोहलत दें, ताकि मैं मालूम कर लूँ अबीहा की क्या राय है। वैसे तो वो मेरे फैसलों को कभी गलत नहीं मानती, लेकिन पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो इसका हक है। जैसे ही अबीहा की तरफ मस्बत जवाब मिलेगा, मैं इसी दिन सादगी से निकाह पढ़वा दूंगी। फातिमा बेगम ने भी अपनी तफसीली जवाब दिया। ऊपर टेरेस पर अबीहा की हालत वैसे ही थी। मुंह पर हाथ रखे, हैरत से फैली हुई आंखें। तवील दौराने की खामोशी इसी की हैरत ज़दा आवाज़ ने तोड़ी। वो खड़ूस, क्या यही बचा था?
अभी मैं खफा भी हो सकती हूँ, तो यहाँ मेरी ज़िंदगी दाँव पर पड़ी है और तुम्हें अपनी खफगी की पड़ी है। आँखों में मिर्चें पीसकर इसने चबाकर खाने वाली नज़रों से देखा। इसके अंदाज़ में मलाइका खिलखिलाकर हँस पड़ी। एक बात पूछूँ? अब कौन-सी बात पूछनी रह गई? रिश्ता हुआ नहीं बहन और ज़ुबान गज़ भर हो गई। बहन नहीं भाभी, बात को घुमाना छोड़ दो। ये बताओ तुम कहीं अरसम को पसंद तो नहीं करती? ये किसने कहा तुमसे? तुम्हारा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है शायद। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और समझ सकती हूँ तुम्हारे एहसासात। अबिहा थोड़ी-सी खामोश हो गई। मलाइका घूरने लगी। यकीन करो इस भोंडी अदाकारी पर तुम्हें ऑस्कर तो मिलने से रहा। नहीं यार, ये सच है कि मुझे अरसम बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में ना समझौते करने पड़ते हैं और यही समझौते कभी-कभार जो हमें लगते तो गलत हैं, लेकिन यही समझौते हमारी ज़िंदगी सँवार देते हैं। अब तुम ही बताओ, मेरा तजुर्बा अम्मी के सामने क्या वैल्यू रखता है? कहाँ वो जान-दीदा और कहाँ मैं? सो जो अम्मी कहती हैं मुझे मंज़ूर है और यकीन करो तुम्हारे इस सवाल ने मूड क्या से क्या कर दिया। इसकी इतनी संजीदगी पे मलाइका ने इसकी पेशानी पे हाथ रखा ताकि वो इसकी तबीयत मालूम कर सके। अबीहा ने मसनूई गुस्से से इसका हाथ झटका। मैं सेंटी नहीं हुई तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? तुम क्यों समझने लगीं? भई हाँ, तुम इनकी वालदा मोहतरमा हो, मुँह फुलाकर कहा गया। अभी से इन मुँह पर हाथ रखकर वो खिलखिलाकर हँसने लगी और हँसती ही रही। शाम की बाहों में रात अभी सिमटने वाली ही थी कि ऐसे में टेरेस पे बैठी निशा फ़ोन पर अबीहा की तस्वीर देखते हुए काफ़ी उदास दिख रही थी। इसकी कितनी ख्वाहिश थी कि अबीहा इसकी भाभी बने। वो इसे अरसम के लिए हमेशा से सोचती आ रही थी। इसका निकाह भी हो गया, अगले हफ्ते इसकी रुखसती है। इतनी सादगी से इसने भी नहीं सोचा था और तो और इसे तो लगता था अबीहा भी अरसम को पसंद करती है। वो कितनी ज़िद्दी भी है, शायद वो ऐसा ना होने देती, लेकिन अब वो तो अबीहा गुलज़ार बन गई। सो ये बेकार सोच के पिटारी इसने परे की, जो हुआ वो होना लिखा था। इसने मोबाइल बंद किया, किताब उठाकर पढ़ने लगी। पढ़ते-पढ़ते वो इतनी मुस्तग़रिक़ हो गई कि इसे अरसम के आने का पता ही ना चला। तुम मुझे जानती हो, इसके सामने खड़े होकर अरसम मुस्तफ़िज़ाना लहज़ा अपनाए हुए था। नहीं तो तुम वही तो नहीं जो साइकिल के पीछे बहुत से गुब्बारे बाँधकर बच्चों में गुब्बारों की सदाई लगाए फिरता था। पहचान लिया। किताब बंद करके वो भी जुमलाबाज़ी के मैदान में कूद पड़ी। तुम होश में नहीं हो, ऐसा दिख रहा है। होश में तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सही नहीं दिख रहा। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारा मुँह तोड़कर होश में लाने की। ऐसी मदद कौन करता है भला? वो हँसी दबाकर बोला। निशा ने कंधे अचकाकर बेनियाज़ी से कहा। तुमने खुशफ़हमी का स्टॉल लगा रखा है। वो हँसा। और तुमने गलतफ़हमी का दूबदू जवाब दिया गया। असम ने माफ़ी के लिए हाथ जोड़कर ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि जैसे कह रहा हो कि बस माँ जी माफ़ कर दो। निशा ने फर्जी कॉलर झाड़े। वो कुछ कहने लगी थी ही कि इसका फ़ोन बजने लगा। खाला कॉलिंग। कॉल रिसीव करने के बाद वो थोड़ी उलझी हुई दिखाई देने लगी। असम भी मुतवज्जा हो गया। फ़ोन बंद करके वो उठने लगी। क्या हुआ? क्या कहा खाला ने? सब खैरियत है ना? असम ने परेशानी के आलम में पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें जाना है अभी इनके घर। उठो, अब्बू को बुलाना और थोड़ा आराम से बताना। मैं हरीम को जगाती हूँ। इतनी बड़ी गलती कर डाली मैंने। हाय मेरे खुदाया, जो शाख मेरा बेटा काटने चला है, इसी पे अपनी बेटी बिठा दी। क्या कर दिया मैंने? फातिमा बेगम रो रही थी। निशा इनके पास ही बैठी इन्हें दिलासे दे रही थी। जब से वो आए थे फातिमा रोए ही चली जा रही थी। नीम बंद दरवाजे के पार अबीहा खड़ी थी। वो अब अबीहा गुलजार थी, संजीदा सी। दरवाजे की चौखट पे बैठा शहराम भी खामोश, लेकिन बहुत ही मुज़म्मिल नज़र आ रहा था। मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर था और यही गंभीर मामला फातिमा बेगम हर 2 मिनट बाद एक ही अंदाज से सुनाई जा रही थीं। कह रहा है मेरा बेटा कि वो शादी नहीं करेगा मलाइका से। इसी की पसंद से करवाया मैंने रिश्ता ये। अब जबकि इनका रिश्ता इतना नाजुक हो गया है कि कोई भी ज़रा सा भी गलत फैसला 4 ज़िंदगियां तबाह कर सकता है और ये वही करने जा रहा है। समझाओ इसे, खुदा के लिए इसे कोई समझाओ। अभी तो अभी रुखसत भी नहीं हुई। खुदा न ख्वास्ता उन्होंने भी इसे तलाक भेज दी कहीं तो। कैसे भाई हो, अपनी अना के लिए अपनी बहन की ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो। सब खामोश बैठे हुए थे। बस फातिमा की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक से बढ़कर एक गलतियां मैंने भी कर दी हैं। इस इतवार को वो लोग सादगी से रुखसती करवा रहे हैं। मैंने अभी की रुखसती में इसके निकाह की बात भी कर डाली है। मैं करूँ तो क्या करूँ, ना करूँ तो क्या ना करूँ। दिमाग एक ही नुक्ते पर इसने पेवस्त कर दिया है मेरा। अच्छा, ये इनकार कर रहा है, नहीं करना चाहता मलाइका से शादी। मान लिया, लेकिन क्यों नहीं करना चाहता? इसकी कोई वजह नहीं है। बिला वजह ही ये कोई तमाशा है क्या?
पूछो इससे भाई साहब क्यों इस शाख को ये काट डालना चाहता है जिस पर इसकी बहन का आशियाना है। क्यों, वजह तो कोई बताए ये। शहराम उठने लगा। इसके अंदाज में थकावट थी, यूं जैसे वो टूट गया हो अंदर से। इतना सकूत जामिद निशा के पीछे खड़ी हरीम शहराम को ही तके जा रही थी। ये दफतन शहराम की नज़रें हरीम की नज़रों से चार हो गईं। लम्हे थम गए। ये एक लम्हा कितना अजीब सा था। कहाँ चल दिए अब तुम। वह बिना जवाब दिए निकल गया। फातिमा बेगम फिर से वही बातें लेकर बैठ गईं। ये 3 दिन पहले की बात थी जब शहराम ने शादी करने से इनकार किया था। पहले पहल फातिमा इसे मजाक समझती रहीं, हंस देती। कल जब वो लोग रुखसती की बात कर रहे थे तो फातिमा ने शहराम के निकाह का भी कह दिया। वो मान गए। जैसे ही बताया शहराम को पहले इसने अजीब नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो अम्मी पागल वागल तो नहीं हो गई। ऐसे क्या देख रहे हो भई? फातिमा ने इसके चौड़े कंधे पर हल्की सी चपत मार कर पूछा। वो खामोश रहा और देखता रहा। फातिमा इसकी नज़रों से डर सी गई। क्या, क्यों ऐसे घूरे जा रहे हो? मुझे निकाह नहीं करना मलाइका से, बल्कि आप इनको इनकार कर दें। जब इसने कहा तो फातिमा ने खाइफ नज़रों से देखा, क्योंकि शहराम की आवाज़ में एक सकूत भरा ढीठपन सा था। तुम पागल तो नहीं हो गए? और मजाक करना भी है तो इतनी संजीदगी से काहे को करना? इसे आम अल्फाज में ओवर एक्टिंग भी कहते हैं। वो जबरन बात को मजाक का रंग दे गईं। हालांकि हकीकत तो ये थी कि वो शहराम की नज़रों से डर गई थीं। मैं सच कह रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप इस मामले को संभाल सकती हैं, वरना भरे पूरे मेहमानों के दरमियान भी मैं इनकार कर सकता हूँ। लेकिन ये इनके लिए भी और हमारे लिए भी बुरा हो सकता है। हो सकता नहीं बल्कि बुरा होगा। इसलिए आप इस मामले को संभाल लें। इससे पहले शहराम के लहजे में इतना ठहराव नहीं था। फातिमा बेगम का हलक मुहावरतन नहीं हकीकतन खुश्क हुआ। शहराम ये कहने के बाद उठने ही लगा था कि फातिमा ने लजाजत से इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाया। कुछ लम्हे दोनों ही खामोश रहे। क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि इसी घर में तुम्हारी बहन भी जा रही है? मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता माँ, ये वजह बताने का वक्त नहीं है। वक्त, मुनासिब वक्त चाहिए। तो मुझे तो बता दो क्या वजह है। मैं इनकार करूँ भी तो वो वजह तो पूछेंगे ना। क्या बताऊंगी भई? आपकी बेटी हमारे बेटे को पसंद आना बंद हो गई। बस आप दो टोक बात कर दें कि मैं नहीं करना चाहता शादी, और वो मान जाएंगे। सच में तुम इतनी बचकाना बात भी कर सकते हो, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी तरफ से तो मैं इनकार कर दूंगी, लेकिन क्या तुमने सोचा कि कहीं उन्होंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी तो? क्यों रिश्तों की बारीकियों को नहीं समझ रहे हो? फातिमा बेगम इसके ढीठपन पे रुहानसी हो गई। और मलाइका, तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना? इसके बारे में नहीं सोचा तुमने? इसका क्या होगा? इसी के बारे में ही तो सोच रहा हूँ, बल्कि इसके अलावा किसी और को सोचा ही कब है। इसने फातिमा बेगम को खामोश नज़रों से देखा और खामोश ही रहा। आईने के सामने खड़ी मलाइका और स्टूल पे बैठी दुल्हन बनी अबीहा दो अलग अलग एहसासात के घेरे में थीं। अबीहा हद से ज़्यादा खामोश थी, क्योंकि इससे आगे मचने वाले तूफान का अंदाज़ा था। क्या से क्या होने वाला है वो आगे सोच रही थी। गुलजार के गुस्से का तो इसे पता था। जब शहरी ऐन मेहमानों के सामने इनकार करेगा तो वो भी ऐन मेहमानों के सामने ही इसको तलाक देगा। ज़िंदगी बस तमाशा बनकर रह जाएगी और दुनिया वाले तमाशाई। दूसरी जानिब इसके पुष्प पर नक सक से तैयार मलाइका निखरी निखरी खड़ी थी। वो अपने निकाह पर बिला वजह ही खिलखिलाई जा रही थी, लेकिन शहरी ने इरादा किया हुआ था, मसमम इरादा। वो कतन मलाइका से शादी नहीं करेगा। जब राज अपने अंदर छुपाया ही है तो इसे दफन करने, अपनी ज़ात में मदगम करने का इरादा भी कर लेना चाहिए, और वो कर चुका था। वो अपनी माँ फातिमा को दुख नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन वो तकदीर के हाथों और इस राज के हाथों मजबूर था। इसकी माँ यानी फातिमा बेगम रुखसाना बेगम के आइडिया के बारे में सोच रही थी। जब उन्होंने सारा मामला इनके सामने रखा, बजाय संजीदा होने के उन्होंने मशवरा दे दिया कि वो मेहमानों के सामने इसका निकाह करने का कह देंगी और इनका बेटा माँ का मान रख लेगा, वो निकाह कर लेगा। अबीहा अपने घर की हो जाएगी और ये भी खुद को संभाल लेगा, जैसा कि गुलजार खुद को संभाल रहा था। लेकिन नहीं, गुलजार तो अपनी अना को संभाल रहा था। वो समझ रहा था, सोच रहा था कि जैसे समरीन ने इससे शादी से इनकार किया, अपनी माँ की खातिर, बाप की खातिर अपनी मोहब्बत को ऊपर से पश डाल दिया, वो अबीहा की मोहब्बत उजाड़ कर अपनी नाकाम मोहब्बत को तस्कीन देगा। वो मोहब्बत ना पा सका तो इसको पाने नहीं देगा। लेकिन वो खुद ये बात समझने से कासिर था कि वो सिर्फ अबीहा ही क्यों, मेहमान आए हुए तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। कुछ ख़ास मेहमान जैसे गुलजार के चचा चचियाँ, मामू मामियाँ, फूफा फूफियाँ वगैरह, कोलीग्स वगैरह, उन्होंने भी घर को सजाने का ख़ास एहतमाम नहीं किया था। बस जैतूनों को फूलों से सजाया, अच्छी सी लाइटिंग करवाई थी और खाने पीने का इंतज़ाम। हॉल बुक कराने से गुलजार के घर वालों ने मना कर दिया था, इसलिए रुखसती के लिए सादगी का ही इंतखाब किया गया था।
दुल्हन तैयार थी, मौलवी साहब आने वाले थे। फातिमा बेगम का दिल खदशात से भरा हुआ था। ऐसे में दाऊद आए। बहन अपनी तरफ से गवाहान को अंदर लाउंज में बुला लीजिए, निकाह ख्वाह आ चुका है। शहराम अंदर है, दुल्हन को भी बुला लो ताकि वो भी अपने भाई के निकाह में शामिल हो। अबीहा के लिए दुल्हन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इनके चेहरे पर एक अलूही सी मुस्कुराहट ठहर गई। रुखसाना बेगम को थोड़ा हजम नहीं हो रहा था। वो तो राज़ी नहीं थी लड़के के घर अपनी बेटी के निकाह पर, लेकिन फातिमा बेगम ने किसी तरीके से कल करवा लिया। यही वजह थी कि बारात में ही निकाह होने जा रहा था। शहराम अंदर बैठा इस सारे मामले से बेखबर था। जब इसे लाउंज में बुलाया गया तो इसे कतई ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका निकाह होने जा रहा है। इसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। इसे बिठाया जा रहा था, लेकिन वो निकाह नहीं करने का कह रहा था। मामला थोड़ा संगीन होने लगा था। आप लोग प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं निकाह नहीं करना चाह रहा, वो भी मेरी बहन की रुखसती में, कतई नहीं। इसमें बुराई क्या है? शकील ने पूछा। इसके माथे पे लकीरें साफ गिनी जा सकती थीं। इसमें बुराई है, मैं ये निकाह नहीं करना चाहता और यही बुराई है। मैंने अम्मी को बताया भी था कि वो आप लोगों को बता दें। मैं यहाँ हंगामा नहीं करना चाहता। आप लोग समझने की कोशिश करें। मैं मलाइका के काबिल नहीं हूँ। अंदर बैठे सभी लोगों की नज़रें इसकी नज़रों से होते हुए मलाइका की नज़रों से जा मिली। मलाइका जो घूंघट उलट कर यकटक शहराम के जज्बात से आरी चेहरे को देखे जा रही थी। इजहार साहब भी खामोश थे, यूं कि जैसे भी इस रोनुमा होने वाले वाक़े का इल्म रहा हो। निशात, दाऊद और अरसम भी इनके निजी मामले में बोलने से गुरेज कर रहे थे। पहले तो सब शौक के आलम में थे, फिर जाने कैसे शकील के गुस्से से भरा मुक्का शहराम के चेहरे पर पड़ा। और अजब ये था कि फातिमा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात की? बाहर मेहमानों का लिहाज करते हुए शकील ने अपनी आवाज़ धीमी रखी। जैसे आपने की, इसी तरह मेरी भी हिम्मत हुई, शहराम ने तहम्मुल से जवाब दिया। तुम हमें इसे पहले भी बता सकते थे, गुलजार ने संजीदगी से कहा। बताया तो था अपनी माँ को भी और आपकी माँ को भी, और ये बारात में निकाह का आइडिया भी शायद आपकी वालदा ने ही दिया था। शहराम ने देखी अपनी माँ की बेबसी और अपनी भी, जिस पर वो दलेरी और हौसले की सीसा मिली मलमाकारी कर रहा था। गुलजार ने अपनी माँ को देखा। इसकी माँ की आंखें साफ छुप जाने का संदेशा दे रही थीं। तुम क्या अपने साले से बातें कर रहे हो? इसका मुंह तोड़ दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई? और हाँ, साला साला ही क्यों ये रहे? अब जब ये मेरी बहन से भरे पंडाल में शादी से इनकार कर रहा है, इसकी बहन को अभी के अभी तलाक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। शकील, जो बहुत सुलझा हुआ इंसान लगता था, अपने अंदर की जहालत को उगल रहा था। कैसी कैसी बातें कर रहे हो शकील? रुखसाना बेगम ने कपकपाती आवाज़ में कहा। गुलजार की इतनी मुश्किल से शादी की रजामंदी के बाद भी वो ऐसी बातें कर रहा था। माना कि गलती इनकी थी, इन्होंने ही मशवरा दिया था, लेकिन अब जिन मुश्किलों के बाद गुलजार ना सिर्फ मान गया था, बल्कि इसकी रुखसती भी आराम से हो रही थी। इस मामले को अभी भी दबाया जा सकता था, लेकिन अब रंग में भंग शकील डाल रहा था। गुलजार ने पीछे मुड़कर देखा। सोफे पर बैठी अरूसी लिबास में वो अल्हड़ सी लड़की कितनी बदल सी गई थी। वो जो अपने कज़न की तस्वीर पर प्यार लिखती थी, वो इसके नाम की वजह से खामोश बैठी थी। शकील की इस बात पर इसने हैरत से सर उठाकर देखा भी नहीं था। वो शायद पहले से ही इसके लिए तैयार थी। इसके इस अंदाज ने गुलजार को हैरत ज़दा कर दिया था। मैं तुमसे कह रहा हूँ गुलजार, अगर ये निकाह नहीं करेगा तो तुम इसकी बहन को तलाक दोगे। शकील अब के बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं। आप, शकील ने इसकी बात गुस्से से काटी। तुम बीच में मत बोलो, और आप भी बीच में मत बोलिए। इसका अंदाज दो बदूर सा था। मैं तुमसे कह रहा हूँ गुलजार, 3 अल्फाज बोलो और फारिग कराओ। तमाशा मत बनाओ शकील, रुखसाना बेगम ने घकियाई हुई आवाज़ में कहा। तमाशा तमाशा तो लग चुका, कब का अम्मू जान, वो वैसे ही चिल्लाया। इजहार भाई, क्या हम लोग कुछ अकेले में बात कर लें तहम्मुल से? ये बात अभी हम लोगों के दरमियान है, इसलिए बाहर तक जाने से बेहतर नहीं हम इसको बैठकर आपस में सुलझा लें? दाऊद ने बिला आखिर हिम्मत कर ही डाली। इजहार साहब मान गए। शकील गुस्से से खोल रहा था। इजहार साहब ने इसे अंदर आने से मना कर दिया। मलाइका, अरसम, निशा, शहराम, फातिमा, गुलजार और अम्मू जान अंदर चले गए। शकील के चेहरे पे गुस्से की लाली फैली तूफान की पैगंबर दिख रही थी। हया के हाथ से नौमौलूद बेटे को लेते हुए अहमद तेज़ आवाज़ में बोला। हैरान और परेशान होठों पे चैमगोइयाँ लिए लोगों के दरमियान से गुजरते शकील और हया के चेहरे अहानत की होली में रंगे हुए थे। कमरे में पिछले 10 मिनट से खामोशी भी दम साधे हुए थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस पर बात कर सके।
इजहार साहब कुछ कहने के लिए मुंह खोलते लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इनकी नज़रें अपनी लाडली बेटी पर थीं, जिसकी नज़रें शहराम के जज्बात से आरी चेहरे पर थीं, और शहराम की नज़रें कारपेट पर, जिस पर सुर्ख बेल बूटे एक दूसरे में पेवस्त ऐसे दिख रहे थे कि जैसे इसके तमाम एहसासात कत्ल होकर खून से लथपथ पड़े हुए। अरसा मुनिशा भी खामोश बैठे थे। फातिमा बेगम बार-बार दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे जा रही थीं। अब हम मेहमानों को क्या जवाब दें? ये सवाल रुखसाना बेगम का था, जिनका लहजा नागवारी की चुगली खा रहा था। हम अपनी बेटी का निकाह किससे करेंगे? किससे क्या मतलब? दाऊद के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। भाई साहब, आप ही जवाब दें। हम मेहमानों को अब क्या मुंह दिखाएं? शकील इतना हंगामा रचा कर गया है। मेहमान भी रोटी को छोटी कहने वाले बच्चे नहीं हैं। इनको भी पता चल गया होगा कि क्या मामला है। ये बात मेरे लिए क्या आपके लिए भी काफ़ी अफ़तादगी लिए हुए होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी खुशियों में ऐसे हालात पेश आएंगे। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं अपने प्यारे बेटे के लिए ऐसी हालत में रिश्ता मांगूंगा। अगर आपको मंजूर हो तो आप मेरे बेटे जो आपके सामने बैठा है के लिए अपनी बेटी का रिश्ता कबूल फरमाएं। अगर आपको कबूल हो तो गुलजार की तरह सादगी से निकाह करवा के हमारे संग रुखसत कर दीजिए। दाऊद ने धीमे लहजे में अपना मद्या बयान किया। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? फातिमा बेगम दबी दबी चिल्लाईं। रुखसाना बेगम और इजहार साहब की नज़रें पुरसोच सी थीं। गुलजार खामोश बैठा था। इसको अबीहा को तलाक देने का सोचते भी झिरझिरी आ रही थी, वरना अगर ये कोई और वक्त होता तो वो जज्बात में दे चुका होता। वो जान चुका था कि यह खुदा की तरफ से है। ये रिश्ता, ये बंधन, ये प्यार। प्यार का लफ्ज़ जैसे ही जहन में आया, इसकी नज़रें बेख्तियार उठीं, और ठीक इसी लम्हे अबीहा की नज़रें इसकी नज़रों से चार हो गईं। गुलजार इस बात पर ईमान ले आया। हमें मंजूर है, इजहार साहब मुतमईन अंदाज में बोले। निकाह ख्वाह को बुलाकर निकाह पढ़वा लें। हम अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करेंगे। रुसवाई से बचने की वजह से उन्होंने सोचा भी नहीं। निकाह ख्वाह बुलाया गया। निकाह के दौरान एक ट्रांस के आलम में मलाइका सामने बैठे शहराम को तके जा रही थी। आंखें हिजर की बारिश से भीगने को थीं। गम के बादल छा चुके थे। मलाइका इजहार वल्द इजहार अहमद, आपको अरसम दाऊद वल्द दाऊद खान 10 तोले सोने हक महर के कबूल है? निकाह ख्वाह इससे पूछ रहा था। मैं मलाइका इजहार अरसम दाऊद को कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ। सामने शहराम के चेहरे पर नजरें गाड़े एक ट्रांस के आलम में तकरीबन चीखते हुए कह रही थी। आंखों से गम के बादल हिजर की बारिश बरसा रहे थे। एक बेबस आंसू की लकीर इसके चेहरे पर बह जा रही थी। एक तरफ दुल्हन बैठी अबीहा थी और दूसरी तरफ दुल्हन बैठी मलाइका। दोनों के होंठों पे ताले लगे थे। वो एक दूसरे को देख भी नहीं रही थीं। दोनों एक ही जैसी थीं, जैसे बरसों वीरान खंडर में पड़ा कोई शाहकार मिट्टी से अटा मुजस्मा। फर्क सिर्फ इतना था कि वो रुखसत होने वाली थी और अबीहा बाबुल का आंगन सूना करके अनचाहे पिया के घर सुधार चुकी थी। सामने आईने में अबीहा ने देखा कि मलाइका खला में गैर मरई नुक्ते पे इर्तकाज मरकूज किए जैसे शौक के आलम में थी। इसके हाथ लरज रहे थे। एक बेकाबू सा आंसू इसके गुलाबी गाल पर बहता अपनी कमाईगी का मातम कर रहा था। अबीहा हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कैसे इससे बात करे? इस शादी में अबीहा की रज़ा तो शामिल थी, लेकिन मलाइका के लिए तो ये सब अचानक हुआ था। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हालांकि दरवाज़ा खुला था। अब दोनों खामोश बैठी थीं। दस्तक हनूज हो रही थी। दरवाज़ा खुला है, अबीहा ने धीमी आवाज़ में कहा। दस्तक फिर भी हो रही थी। अबीहा ने अब क्या आवाज़ ऊंची की। दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। अंदर आने वाली फरहत बज्जो थी। इनके साथ निशा भी थी। निशा इसे देखकर फीकी सी मुस्कुराई। अबीहा ने भी चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजा ली। आ जाओ, नीचे बारात खड़ी है। फरहत आपा ने मलाइका को उठाया। मलाइका किसी मोम की गुड़िया की तरह उठ खड़ी हुई। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई इसे मौत के लिए ले जा रहा हो। फरहत बजो अबीहा के सामने मलाइका को खड़ा किए इसे गले लगने का कह रही थी। मलाइका इसकी ओर देख ही नहीं रही थी। अबीहा की आंखें भर आईं। अपनी मोहब्बत छोड़कर किसी और की मोहब्बत को गले लगना इतना आसान नहीं होता। अबीहा उठी, चूड़ियों की खनखन के बीच इसको निहायत जोर से गले लगा गई। मलाइका इसे गले लगी। इसे अपने जिंदा होने का जैसे एहसास हुआ। वो दफतन जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। देखो ना अभी, तुम्हारी दोस्त कितनी बेवफा निकली। तुम्हारे ही प्यार को पाने रुखसत हो रही है। तुमने ये रिश्ता किया ही क्यों? जब तुम इससे नाखुश हो, तुमसे तो पूछ रहे थे कि तुम्हें कबूल है या नहीं। तुम नहीं बोल देती। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम भाई को कन्विंस भी तो कर सकती थी। क्यों चुना ये रास्ता? अबीहा की आवाज़ आंसुओं के बोझ सहार न सकी और डगमगाने लगी। अभी तुम्हें मालूम नहीं क्या, जब मोहब्बत में रास्ते अलग करने के बारे में कोई एक सोच लेना, तो फिर किसी को मनाने या कायल करने से मोहब्बत थोड़ी ना वापस आ जाती है।
फिर तो एक ही रास्ता बचता है, खुद अज़ियती का रास्ता। मैं खुद को सज़ा दूँगी इस प्यार के जुर्म की जो मैंने तुम्हारे भाई से की, इन ख्वाबों की सज़ा जो मैंने तुम्हारे भाई के संग जीने के बारे में बुने थे, और इस एतमाद के जुर्म की सज़ा जो मैंने तुम्हारे भाई की मोहब्बत और वफ़ा पे की। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, खुद अज़ियती का रास्ता, जो कि मैंने कह दिया था कि मैं कबूल करती हूँ। निशा की आंखें भी लबालब भरी हुई थीं। क्या होने वाला था और क्या से क्या हो गया था। सब लोग ही इसको बहुत मुश्किल से सह पा रहे थे। फरहत, बज्जो और निशा ने मलाइका के ऊपर चुनरी पकड़ी और नीचे खड़े गुलजार के हाथों में कुरान मजीद था। जैसे ही वो नीचे पहुंची तो गुलजार ने इसके सर के ऊपर कुरान मजीद पकड़ा। ऊपर खिड़की के साथ लगी अबीहा गुलजार अपनी सहेली को देख रही थी, जो इसके भाई की मोहब्बत थी, जो इसकी दुल्हन बनने वाली थी, आज इसके संग रुखसत हो रही थी, जिसके इसने ख्वाब देखे थे। बारात जाने लगी, वही पुरानी बारात, रिवायती बारात, रोना धोना, मिलना मिलाना, सब कुछ वैसा ही। लेकिन इस बार मलाइका नहीं मिल रही थी, बल्कि सब इसी के साथ मिल रहे थे। बारात चली गई तो बज्जो इसे गुलजार के सजे सजाए कमरे में ले गई। बेड के क्राउन से सर टिकाए वो गुलजार का इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि अब क्या होगा। इसका दिल धड़क रहा था, शायद हर लड़की का दिल धड़कता होगा इस तरह जैसा कि मेरा धड़क रहा है। वो अजीब एहसासात के ज़ेर असर थी। दफातन दरवाज़ा खुला, वो सीधी होकर बैठ गई। गुलजार खुशबुओं में महका शेरवानी पहने हुए खंकार कर बैठा। कुछ समय खामोशी रही, दोनों ही सोच रहे थे कि अब कौन बात करेगा। गुलजार बात सही से शुरू करने के लिए अल्फाज तोल रहा था। मुझे नहीं मालूम कि क्या होता है, क्या कहते हैं। दरअसल रुखसती इतनी अफ्तादगी में हो गई कि मुझे ये तस्लीम करते हुए भी सोचना पड़ रहा है कि ये वाकई में हुआ है कि नहीं। यूं कि जैसे ये एक ख्वाब किसी कैफियत है। ये घूंघट उलट सकती हो तुम अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो। गुलजार ने ही बात की शुरुआत की। वो इतना सॉफ्ट स्पोकन भी है, इसे आज पता चला। वो तो सोच रही थी कि अब वो इसका घूंघट उठाएगा, इससे कुछ रोमानवी बात करेगा, इसको मुंह दिखाई देगा, ऐसा इसका सोचना ही रह गया। इसने गहरी सांस ली। अबीहा ने घूंघट उलट दिया। गुलजार ने लम्हा भर इसका चेहरा देखा, मासूमियत भरा। तुम ठीक हो? इसके सारे प्लान किए जुमले धरे के धरे रह गए। अबीहा ने इस बात में सर हिलाया। जी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे एहसास कि तुम्हारे लिए मैं यानी हमारे बीच इतना एज डिफरेंस, मतलब कि गुलजार अटक सा गया। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो ये अल्फाज पिरोक कर जुमला मुकम्मल करे। एज डिफरेंस तो आपकी वालदा और वालिद के दरमियान भी है। एज इन्हिसार नहीं करती, रिश्ते निभाने का हौसला होना चाहिए। इसकी आवाज़ धीमी लेकिन लहजा मजबूत था। गुलजार ने तहैयर से देखा, ये अलहड़ सी लड़की जो घर में भागती इससे टकरा जाती है और इसके हाथ से एक तस्वीर गिर पड़ती है, जिस पर एक लड़के की तस्वीर होती है, जिस पर लिखा होता है प्यार। ये बात याद आते ही गुलजार के माथे पर लकीरें एक दूसरे में पेवस्त सी हो गईं। लेकिन प्यार तो इन्हिसार करता है ना? गुलजार का लहजा बदला हुआ सा था। अबीहा ने यकबारगी से पलकें उठाईं और गुलजार की तपती नज़रों का बोझ न सहकर वापस झुका लीं। नहीं, समझौते पर मुनहसर होता है, वरना प्यार को तो छोड़कर समझौते कर ही लेते हैं, जैसे समरीन और आपने किया समझौता। इसने सर झुकाए ही जवाब दिया, और जैसे तुम और अरसम। नहीं, एकतरफा मोहब्बत का दूसरा नाम ही तो समझौता है। वो इसे दो बदू जवाब नहीं देना चाह रही थी, लेकिन वो बेसाख्ता ही कह रही थी। गुलजार ने इसे देखा और फिर खामोश हो गया। ओह, अम्मू जान ने मुझे एक रिंग दी थी, कह रही थी ये पहना देना, हाथ इधर करो। इसने हाथ आगे किया। गुलजार इसको रिंग पहनाने लगा। जैसे ही इसने छुआ, इसके लम्स पर इसने दिल को समझाया और ख़ुद को शांत करने की सही करने लगा। हमारा रिश्ता समझौते का है नहीं, हमारा रिश्ता तो हमारी रज़ा से हुआ है। मुझे पता है आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मैं आपसे, लेकिन हम वफा से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। कभी कभार समझौते ही ज़िंदगी को संवार देते हैं, बस सब्र करना सीखना चाहिए। अबीहा ने इसके हाथ में देर तक हाथ रहने पर इसे देखा और दोनों की नज़रों का तसादुम हुआ। अब के गुलजार को इसके हाथ का लम्स नए जज्बात से रोशनास करने लगा। घर ऐसा ही खाली था जैसा कि वो अंदर बाहर खोखला था। अबीहा नहीं थी, घर सूना सूना फातिमा बेगम और इसे खाने को दौड़ता हुआ महसूस होता था। वो फातिमा बेगम के कमरे में बेड पर इनके पाँव से लगा बैठा था। शहराम ने इनके पाँव दबाने के लिए हाथ रखे, पर उन्होंने पाँव समेट लिए। वो इनके पाँव के और नज़दीक हुआ। फातिमा बेगम ने जख्मी निगाहों से देखा और ममता से चूर होकर रो पड़ी। क्यों किया ऐसा? क्यों अपने लिए हिजर चुना? क्यों अपनी मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया? किसके लिए किया? बेदर्दी से हथेली से गाल रगड़ते हुए उन्होंने जख्मी लहजे में कहा, मोहब्बत के लिए। ऐसी होती है मोहब्बत? कैसी मोहब्बत कर बैठे हो तुम? खुद ही अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठे। मैं कब हाथ धो बैठा? मोहब्बत न मिले तो क्या मोहब्बत से हाथ धो बैठते हैं? फिर इसे मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत की तो ये फिर आखिरी सांसों के साथ ही ख़त्म होती है। मोहब्बत से हाथ धो बैठते नहीं, मोहब्बत को साथ लगाए रखते हैं।
तुमने इनकार क्यों किया? क्यों अपने साथ अपनी बहन की ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल दी? क्यों किया? वो अब हिचकियों समेत रोने लगीं। बेआवाज़ रोता शहराम भी बर्दाश्त को पीछे छोड़ देना चाहता था। माँ की आगोश में छुपकर बुलक-बुलक कर रोना चाहता था, क्योंकि अम्मी मैं अब अब्बू की नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत से महरूम हो चुका हूँ। बिला आखिर इसने चुप तोड़ ही दी। रोती हुई फ़ातिमा बेगम जैसे जामिद सी हो गईं। उन्होंने इसके चेहरे पर कर्ब का एक जहां देखा, हिचकियां थमीं और नज़रें सवालिया हुईं। शायद वो इसके मुंह से अपनी ही बात की तरदीद सुनना चाह रही थीं। दफातन खामोश मुंजमद फातिमा बेगम के गले लगकर वो बुलंद आवाज़ में रोने लगा। मैं बांझ हूँ अम्मी, मैं अब बाप नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। मैं नहीं बन सकता बाप। मैं अपने साथ क्यों इसकी ज़िंदगी भी महरूमियों का घरौंदा बनाता। मैं नहीं कर सकता अम्मी। मोहब्बत में पाना नहीं होता, बल्कि पाना ही मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो कुर्बानी को कहते हैं, जो कि मैं दे चुका हूँ माँ। इन 3 लड़कों ने अम्मी। फातिमा बेगम की आंखें साकित थीं। हवाएं सबक खरामी से इसके और शहराम के गिर्द सुर्ख गुलाबों की पत्तियों को अपने वजूद में समेटे महव रक्स थीं। आसमान का रंग गुलाबी था, इनके इर्द गिर्द गुलाब ही गुलाब थे। दूर समंदर की सहरंगेज सतह पर कंदीलें रोशन ऊपर उठ रही थीं। ये समय शाम का था या सुबह का, वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे के गिर्द बाजू हमाइल किए एक रोमानवी गीत पे रक्स कर रहे थे। दूर समंदर की ओर से एक कश्ती फूलों से लदी आ रही थी, जिसमें एक राजकुमारी बैठी थी और इसके सहर अंगेज बालों में मोहब्बत के फूल लगे थे। पीछे इसका महबूब बैठा था। इसने इनकी जानिब देखा और मुस्कुरा दी। शहराम ने कश्ती की ओर इशारा किया। इसने मुड़कर देखा। इसी असना में शहराम ने इसकी नाक पर उंगली से दबाव डाला। वो खिलखिलाई। मान इसका पाँव फिसला, वो गिरने लगी, लेकिन शहराम ने इसको पकड़ा नहीं और गिरने दिया। वो हंस रहा था। ऊंची हंसी हंसता वो इसको कोई राजहंस सा लगा। वो भी इसकी तकलीद में हंसने लगी। पस मंजर में एक धीमे सुरों बजता गीत रोमानियत की चाशनी से लबरेज था। शहराम इसके चेहरे पर झुक रहा था, इसकी बेलगाम लटों को इसके पुरतलस्सम रुखसार से हटा रहा था। इसने देखा कि समंदर पर कश्ती वापस जा रही थी और कंदीलें ऊपर, बहुत ऊपर परवास कर चुकी थीं। कश्ती में राजकुमारी नहीं थी और इसकी लट रुखसार से हटाता शहराम नहीं अरसम था। वो हड़बड़ा कर उठी। अरसम शर्मिंदगी से पीछे हुआ। आप कल रात बहुत रोई थीं, शायद रो रो कर सो चुकी थीं। वो ख्वाब था और सामने हकीकत। इसने देखा सामने सोफे पर कंबल सरक रहा था। शायद वो रिवायती ड्रामों के हीरोज़ की तरह अलग सोया था। नागवारी से वो बेड से नीचे उतरी। जब इतना फासला रखा ही था तो कायम भी रही है इस पर। वो चेंज करने के लिए बाथरूम चली गई। असम अपने किए फेल पर पछताता रहा। वो क्या करता फिर? कल रात इसकी आफ़ाक़ां सुनता रहा और मदहोशी में इसके लबों पर एक ही इस्म था, शहराम। इसने कभी मोहब्बत नामी एहसास को महसूस नहीं किया था किसी लड़की के लिए, लेकिन अब बारात के बाद से वो मुसलसल इसी के बारे में ही सोचता जा रहा था। वो करता भी क्या? वो इसकी दुल्हन थी, इससे मोहब्बत का हक तो रखता था। इनके घर से नाश्ता आ चुका था। वो जैसे निकली इसका दिल अजीब सा हुआ। सोचों का रुख बदला। अरसम नाश्ते पर आ जाओ और मलाइका को भी लाओ साथ। बाहर खड़ी निशा इनको बुला रही थी। दोनों ने निशा की आवाज़ पर बैक वक्त एक दूसरे को देखा। अरसम ने सोचा कि वह अभी इसके साथ चलने लगेगी, लेकिन वो कुर्सी पर बैठकर मोबाइल निकालकर कैंडी क्रश खेलने लगी। नाश्ते पर सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो नरूठेपन से बोली, तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसने निहायत नरमी से धीमे लहजे में कहा। मलाइका मोबाइल से नज़रें भी नहीं उठा रही थी। अरसम मुंतज़िर निगाहों से देखे जा रहा था। वो इंतज़ार कर रहे हैं ना? मैं तो नहीं कर रही। आप जाइए। आपने कल से कुछ नहीं खाया, आपको भूख लगी होगी। मैं अब इन एहसासात से मावरा हो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगी भूख। आपको जाना है तो जाइए, मुझ पर कोई हुक्म मुसल्लत करने का हक आपके पास नहीं है। मलाइका ने जताना चाहा। वो हक तो आप सौंप चुकी हैं, कबूल है कहकर। इसका लहजा जताने वाला नहीं था, लेकिन अब के मलाइका ने आंखें उठाकर देखा। इसे लगा कि इसे दूबदू जता दिया इसको। जता रहे हैं आप? नहीं, बता रहा हूँ। आपका नाश्ता यहाँ भिजवाता हूँ। वो ये कहते बाहर जाने लगा। 3 अल्फाज कहकर हक सौंपा है तो 3 अल्फाज कहलवा कर ये हक ले भी सकती हूँ। मलाइका की आवाज़ तंज के जहर से गुंदी हुई थी। दरवाजे की चौखट से बाहर पाँव निकालता अरसम शौक के आलम में रुका, मुड़ा और उसे देखा। मलाइका बेनियाजी से मोबाइल में मगन थी। इसके चेहरे से बगावत की लाली उमड़ती अग्नि की तरह भड़क रही थी। जिंदगी ऐसे नच पर ले आई है कि अब समझौते के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। 3 राहगीर डाकुओं ने इससे मोबाइल और वॉलेट छीनने की कोशिश की। इसकी मजामत पर उन्होंने इसके पेट में छुरा घोंप दिया। शहराम 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था। याद है अभी मैं कहा करती थी ना
कि मेरा दिल घबराए जा रहा है, जाने मेरे बेटे को हुआ होगा कुछ। इसके दोस्तों ने भी इसकी कसम पर मुझे कोई खबर न दी और ये अकेला सब बर्दाश्त करता रहा। फातिमा बेगम रोती हुई अबीहा की शादी के तीसरे दिन इनकी जानिब से दिए गए दावत में शहराम के साथ हुआ भयानक हादसा इन्हें सुना रही थीं। सब तकलीफ सहने के बाद जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो डॉक्टर ने ये रूह फरसा खबर सुना दी कि वो बाप बनने की सलाहियत खो चुका है। इसने तसल्ली के वास्ते और भी टेस्ट किए लेकिन इनका गला रंध गया। इजहार साहब शहराम के तहम्मुल से सपाट चेहरे को देख रहे थे। गुलजार ने साथ बैठी अबीहा के हाथों पर हाथ रखे तो वो बेआवाज रोने लगी। रुखसाना उठकर फातिमा बेगम को गले लगाकर तसल्ली देने लगी। हया भाभी नहीं आई थी शकील भाई की वजह से, तो इसलिए आपने मलाइका से शादी नहीं की ताकि वो इस महरूमी से बच सके। अबीहा रोती हुई इस्तिफसार कर रही थी। शहराम नीचे देखता खामोश बैठा था। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बेटा, तुमने मोहब्बत को जिंदा जावेद कर दिया, तुमने खुद मोहब्बत के हासिल मकाम तक पहुंचा दिया। इजहार अहमद किंग थे इसकी दरिया दिली पर, जिसे कल तक वो बुरा समझ रहे थे, वो इनकी बेटी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे गया। मैं मलाइका को सब बताऊंगी, सब कुछ। इसका दिल आपकी तरफ से साफ करूंगी, मैं सब सच बता दूंगी। अबीहा की आवाज़ डूबती रही, उभरती रही। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसका दिल मेरे लिए ऐसा ही रहने दो, इसे मुझसे नफरत करने दो। मैं नहीं चाहता इसको हकीकत मालूम हो, लेकिन क्यों क्यों आप सबकी नज़रों में काबिल नफरीन बन रहे हैं? जिसके लिए बन रहे हैं इसी के दिल में अपने लिए नफरत पनपने का मौका दे रहे हैं। अबीहा उठकर शहराम के सामने बैठकर रोते हुए चीख रही थी क्योंकि वो अरसम के साथ मुझे भूलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। वो इसके गले लग गया। सब नम आंखों से अबीहा और इसकी माँ को रोते हुए देख रहे थे। सब शहराम की आला ज़रफ़ी पर किंग थे। आप नई नवेली दुल्हन हैं। मलाइका सफ़ेद कपड़े जेब तन किए हुए थी। सामने आईने में अपना जायज़ा लेती इसने आईने में ही से पीछे खड़ी निशा को नागवारी से देखा। निशा का इशारा शायद इसके सफ़ेद कपड़ों की तरफ था। नई नवेली लेकिन अनचाही, इसने भी तंज किया। निशा जुज़बुज़ हो गई। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनने की इसने तवक्का नहीं की थी। चाहत कहाँ मायने रखती है, निकाह के दो बोल इकरार ही तो होता है। निशा ने भी अरसम की तरह तंज नहीं करना चाहा था, लेकिन मलाइका का जहन मनफी सोचों के घेरे में था। मलाइका ने शोला उगलती आंखों से देखा। निशा थोड़ी सी खाइफ सी हो गई। निकाह भी मायने नहीं रखता, तलाक के 3 पत्थर फिर मायने रखते हैं। शायद आप इससे पहले किसी के निकाह में थी। चाहत तो मायने नहीं रखती ना, लेकिन तलाक तो मायने रखती है। मलाइका के जहर उगलते अल्फाज सुनने की सकत इसमें न रही। इसकी आंखें लबालब भरने लगीं। तुम तंज कर रही हो? मैं तो बता रही हूँ कि जो आप लोग बार बार मुझे दुल्हन ये वो कहे जा रहे हैं, हक जता रहे हैं, ये हक मैं छीन भी सकती हूँ। 3 अल्फाज ही तो हैं ना तलाक के। निशा तहैयर और तासुफ से इसे देखे जा रही थी। एक बात पूछो, आप जहाँ खड़ी हैं वो किसका कमरा है? मेरा ना, तो आप मेरे प्राइवेसी से निकल कर चली जाइए ना। इसने इतने तंजिया लहजे में कहा कि निशा पर मारे शर्मिंदगी के घड़ों पानी गिर गया। दरवाजे में खड़े अरसम और इसके पीछे खड़े गुलजार लाला मलाइका का लहजा और तेवर देखकर एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। गुलजार इसे लेने आया था। इनके ख़ानदान की रवायत के मुताबिक वो 3 दिन बाद दावत पर अपनी बहन के ससुराल वालों को मदऊ किए हुए थे। मलाइका ने गुलजार को सलाम भी नहीं किया। गुलजार और अरसम के पास से गुजरते हुए वो मलाइका बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो तो कोई और ही थी। वो बागी सी हो गई थी। रुखसाना बेगम तो पहले ही से इससे डर रही थी कि जाने वो क्या कर बैठे। वो इसकी ज़िद से वाकिफ़ थीं। सारा रास्ता उन्होंने खामोशी से काटा। जब घर पहुंचे तो गेट पर अम्मू जान अब्बा खड़े थे। अम्मू जान फरते जज्बात से आगे बढ़ीं और इसको गले लगाना चाहा। इनके बढ़ते हाथों को झटक कर वो अंदर बढ़ रही थी। मेन गेट पर खड़ी अबीहा, जिसका चेहरा निखरा और खिला खिला सा था, अम्मू जान दिल बर्दाश्ता सी हुई। इसे जज्बात में आकर फैसले का अंजाम कहते हैं। पास खड़े अब्बा से इसने कहा, अब्बा समधी के सामने ये रवैया देखकर शर्मिंदा से होकर इनको अंदर आने का कह रहे थे। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अम्मू जान इससे इस्तफसार कर रही थी। वो जवाब नहीं दे रही थी, खामोशी से दरो दीवार को देखे जा रही थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे मलाइका? लोग क्या कहेंगे कि कैसी दुल्हन है ये? लोग यही कहेंगे कि अनचाही दुल्हन है, एक ने छोड़ दिया और दूसरे पर थोप दी गई। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मू जान इसके तेवर पर अंगेज बंदा थी। मेरे ख्याल से आपको कान का कोई मसला नहीं है, वो अम्मू जान को बिना देखे कह रही थी। अबीहा भी अंदर आ गई। आओ तुम भी पूछो कि ऐसे कपड़े क्यों पहने हुई हो तुम? मातम के लिए यही कपड़े पहने जाते हैं। मेरी ज़ात और मोहब्बत का जनाजा तो तुम्हारे भाई ने निकाल दिया। मैं अब ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी जो तुमने पहने हैं, तो लोग तो यही कहेंगे। अम्मू जान चुपचाप देखे जा रही थीं। अबीहा ने अम्मू जान को हाथ पकड़कर बाहर जाने का कहा। अम्मू जान इसको अपनी हालत पर छोड़ दें, ये अपने हवास में नहीं है। अम्मू जान बाहर निकल गईं। अबीहा इसका हाथ पकड़कर इसको देखने लगी। क्यों अपने साथ साथ जुड़े रिश्तों को भी अजियत दे रही हो?
मेरे लिए मोहब्बत के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जो मोहब्बत रिश्तों की पासदारी नहीं सिखाती, वो मोहब्बत नहीं होती। तुम मुझे फ़लसफ़े मत सिखाओ। अब तुम में हकीकत और फ़लसफ़े को समझने का सेंस ही ख़त्म हो गया है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम मोहब्बत का रोग लगाकर मोहब्बत को रोग बना रही हो, और जब मोहब्बत रोग बन जाए तो ये तबाही का बाइस बन जाती है। अबीहा ये कहकर उठने लगी। इस तबाही में सिर्फ रोगी नहीं आते, बल्कि इसकी लपेट में सभी आते हैं। मलाइका आंखों में बगावत की चिंगारी लिए हुए थे। अबीहा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ इसको देखा। खाना लग चुका था। इजहार साहब और दाऊद हालात हजरा पर गुफ्तगू कर रहे थे। फातिमा बेगम चाय पीकर जा चुकी थीं। शकील को सब माजरा सुना दिया गया था और वो बैठा अस्तम से बातें कर रहा था। अबीहा गुलजार के साथ बैठी हुई थी। गुलजार वाफिदगी से इसे देखे जा रहा था। शौक शौक इशारे भी किए जा रहे थे। वलीमा आप कब करेंगे? रुखसाना बेगम ने बिरयानी की प्लेट में चमचा हिलाती मलाइका को देखते हुए कहा। आपका क्या कहना है? दाऊद ने इनकी राय लेनी चाहिए, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन अगर इस हफ्ते हो जाए तो। दरअसल फरहत की नन की अगले इतवार मंगनी है, तो वो। रुखसाना बेगम ने कहा। बात करते हुए वो मलाइका को तिरछी निगाहों से देख रही थी। जी बेहतर, इंशाल्लाह हम इंतजामात शुरू करते हैं इस हफ्ते। दाऊद फौरन मान गए। मलाइका चमचा हिलाती रही। रुखसाना बेगम ने इजहार और दाऊद की तवज्जो इसकी ओर मबजूल होते देखकर इसको तनबीह करने लगी। मलाइका, सुकून से खाना खाओ। मलाइका ने सवालिया नज़रों से अम्मू जान को देखा। सकून? सकून किसको कहते हैं? सकून से अब तो मेरा कोई वास्ता ना रहा। तुमको किस बात का गम है? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? इजहार साहब ने नागवारी से पूछा। गम इस बात का है कि बिना किसी कमी, किसी गलती के ठुकरा दी गई मैं। आपको क्या पता रिजेक्शन का गम, और अजियत की बात आप क्यों कर रहे हैं? अजियत तो आपने मेरी किस्मत में लिख दी है। फिर आप कहते हैं कि कैसी अजियत? मुझे इसी बात का गम है, इसीलिए बेसकून हूँ। वो चीख रही थी। सबको सांप सूंघ गया। आपको क्या पता कैसा लगता है ठुकराए जाना? आपको पता कि जो मोहब्बत के दावे करता है वो मुकर जाए, मुनकिर हो जाए? आपको क्या पता कैसी अजियत का एहसास होता है? है कोई यहाँ जो मुझे सुकून दे सके? है कोई? आइए, आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। असम इसकी हज़ियानी कैफियत देखकर उठा। तुम दे सकते हो सुकून? नम आंखों से इसका दिल भी बहक गया। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुकून दे सकते हो? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। हाँ, मैं आपको बेसुकून नहीं देख सकता, इसने मजबूत लहजे में कहा। सब जैसे पस मंज़र में रह गए और किसी फिल्मी क्लाइमेक्स को दम साधे देख रहे थे। तलाक दे दो, मुझे सुकून आ जाएगा। नम आंखों में सारे जहां के जहर का पानी समोए इसने कहा। सबको सांप सूंघ गया। मजमे में से उठने वाली अबीहा की आंखें बरस रही थीं। मौसम खुशगवार था। माँ बेटा टेरेस पर बैठे अबीहा की शरारतों को याद कर रहे थे। कॉफ़ी के मग टेबल पर रखे थे। फातिमा बेगम के हाथ में सायरा रज़ा का हुस्नुल माब और था। ये नावल अभी ने ख़रीदा था और पढ़ने का वक्त ही ना मिल सका। शादी हो गई। फिर ये सब आज देने का सोचा था, लेकिन गुलजार को अच्छा या बुरा लगे तो। और ऐसे संगीन हालात में ये सब बहुत नहायत बचकाना लगेगा। किताब के सरवक्त पर हाथ फेरते फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती ही जा रही थी। शहराम मोबाइल पर इसकी ली गई सेल्फी को देखते हुए इसकी बात को याद कर रहा था। बहनें जब ब्याही जाती हैं ना, तो सिर्फ यादें रह जाती हैं बाबुल के आंगन में। शहराम ने इस वक्त कहा था। चल फलसफे के हाथ पैर तोड़ने वाली पुछल पैरी, जब मेरी बारात आएगी ना, तो याद रखना भैया जी, आंखों में आंसू समोए मेरे सर पर हाथ रखोगे। और जब मैं अपने मियाँ के घर होंगी ना, याद करते हुए मेरी नटखट बातें ही याद आएंगी। अरे कितनी बेशर्म हो गई हो, अपनी बारात की बात किए जा रही हो। वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। अब इसकी बात याद करते इसने मुस्कुराकर अम्मी को देखा। वो भी मुस्कुरा रही थी। आप भी अभी की किसी शरारत को याद कर रही हैं क्या? इसने पूछा। अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ पता है, वो कहती थी कि अम्मी जब मैं नहीं होंगी ना, तो आप जो मुझे इन नावलों पर डांटती रहती है ना, इन्हीं नावलों को उठाकर पढ़ेंगी एक दिन। अब वाकई में जब इसकी कोई चीज़ सामने आती है तो उठाकर बैठ जाती हूँ और इसी को याद करती रहती हूँ। अभी तो इसको रुखसत हुए 4 दिन ही हुए हैं। अम्मी आपसे एक बात कहूँ? वो झिझक कर पूछ रहा था। ये भी कोई करने की बात है, कहो। आपको मेरी इस महरूमी पर दुख नहीं हो रहा? फातिमा बेगम कुछ समय के लिए खामोश हो गई। होता है इसी तरह जिस तरह तुम्हें होता है, लेकिन जब ये एहसास होता है तो सोचती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ होता, और इसके आगे सारा दुख भूल जाती हूँ। और एक बात और कहूँ, अगर मैं ना भी कहूँ तो फिर भी तुम कहोगे तो कह दो। फातिमा बेगम हल्के फुल्के लहजे में बोली। इनका मकसद माहौल पर छाने वाली संजीदगी के असर को ज़ायल करना था। मैं भी तो बाप नहीं बन सकता। और निशा भी, कल निशा बता रही थी कि इसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली और इसको हरीम भी नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि आप अगर इससे, इसने कसदन जुमला अधूरा छोड़ा।
फातिमा बेगम खामोश हो गईं और किताब के सरवर को देखने लगीं। इनका अंदाज सोचने वाला भी नहीं था, बल्कि वो गले में अटके आंसुओं के गोले को बमुश्किल हलक में उतारने की कोशिश कर रही थीं। वो होंठ काटता इनको देखता रहा। खामोशी का वक्फा तूल पकड़ने लगा। अम्मी, अगर आपको नहीं मंजूर तो फिर छोड़ देते हैं इस मौजू को। किताब के सरवर्क पर रखे फातिमा बेगम के कपकपाते हाथ पर इसने हाथ रखा। वो जब्त खो बैठी और फूट फूट कर रो पड़ी। खुदा ने निशा के लिए तुमको इस नेमत से महरूम किया। बेशक खुदा बड़ा कारसाज है। फातिमा बेगम इसको गले से लगाए रो रही थी। इस बार शहराम को रोना नहीं आ रहा था। शायद इसने कबूल कर लिया था। कल चलते हैं, वैसे भी मलाइका अपने मैके में होंगी ना। फातिमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, जब बेटा मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है तो इनको अपनी कमज़ोरी दिखाकर इसका हौसला पुस्त नहीं करना चाहिए। मुझे तलाक दे दो, मुझे सुकून आ जाएगा। नम आंखों में सारे जहां के जहर का पानी समोए इसने कहा। सबको सांस सूंघ गया। अबीहा ने गुलजार को देखा, जो फटी फटी आंखों से मलाइका को देख रहा था। अबीहा की आंखें बरस रही थीं, अपने भाई की महरूमी पर और अपनी सहेली की बागी मोहब्बत पर। सब ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। खामोशी के आसाप पर ग्लास के टूटने की आवाज़ की जरब पड़ी, जो कि रुखसाना बेगम के हाथों से फिसला और फर्श पर गिरकर चूर हो गया था। अरसम और मलाइका एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दे सकते हो तलाक अभी। इसी वक्त मलाइका एक धार जिसमें वाज़ह शिकस्त की बू थी ने मलाइका के चेहरे पर छाई गुस्से की लाली में इस्तराब की लहर दौड़ा दी। बंद करो ये पागलपन अपना, कुछ तो लिहाज करो अपने बुजुर्गों का। हम इतने तो रुसवा नहीं हुए जितना तुम करने के इरादे रख रही हो। मलाइका ने सेजिया अबू को देखा। ये पहला बाप देखा है मैंने जिनको अपनी रुसवाई याद आ रही है, लेकिन अपनी बेटी की बर्बादी नहीं। और बुजुर्गों का लिहाज भी मैं करूं? नहीं करती, मैं लिहाज नहीं करूंगी। बुजुर्गों ने इस वक्त मुझसे पूछा था, उन्होंने मेरे एहसासात का ख्याल रखा, बस अपना फैसला सर थोप दिया। दिखाई नहीं दे रहा था इस वक्त मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको क्या पता, आप ठुकराए नहीं ना कभी, वो भी अपनी मोहब्बत के हाथों। और ये रिश्ता मैं कभी नहीं निभाऊंगी, ये याद रखें आप। इसके हज़ियानी अंदाज में चीख कर अदा होते जुमलों को अब्बू के जन्नाटेदार थप्पड़ ने तोड़ा। सही है, ले लो तलाक, लेकिन ये याद रखना, जिस दिन तुमने ऐसा किया इस दिन हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अबू गुस्से से कहते हुए उठे और अंदर चले गए। अबीहा अंदर बैठी रो रही थी। इसको अपने साथ ले जाओ बेटा, यहाँ रहेगी तो अबीहा को देखकर शहराम को ही सोचती रहेगी। रुखसाना बेगम ने आहिस्ता से कहा। निशा ने इसको हाथ से पकड़ा और हैरत की बात यह थी कि किसी मुर्दे की तरह वो इसके साथ होली थी। हासिल जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये क्या नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। वो एक जलपरी थी और असम इसके लिए पानी बन गया। पानी के जिस तावीज़ को इसने अपने गले में डाला था वो इसके लिए फांसी का फंदा बन गया था। वो कमरे में बैठी दरीचे के पार देख रही थी। कल के हंगामे के बाद अरसम कमरे में नहीं आया था, और आता भी क्यों? एक मर्द अपने ऊपर किसी दूसरे मर्द की फोकियत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नीचे जारी कॉन्फ्रेंस से वो बेखबर थी। नीचे फातिमा बेगम और शहराम जिस मकसद से आए थे, इसकी फतह दाऊद की मुस्कुराती लेकिन नम आंखों से आया थी। चाय रखी जा चुकी थी और सीढ़ियों से उतरती मलाइका की आंखें शहराम के मुस्कुराते चेहरे पर जैसे सुलग रहीं। बुद्ध बनी मलाइका को सबसे पहले शहराम ने ही नज़रों के ताक़ुब की गरमाइश की वजह से देखा था। वो भी अपनी जगह मंजमंद हो गया था। वो तो इसलिए आए थे कि मलाइका अपनी माँ के घर होगी, लेकिन सब ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो सहज सहज कर उतरने लगी थी। इसकी आंखें लाल, सांसें बेरब सी थीं। क्यों किया तुमने ऐसा? एन शहराम के सामने खड़े होकर इसने इस कदर धीमी आवाज़ में पूछा कि शहराम को इसमें छुपे तूफान से खौफ आया। वो भी खामोशी से खड़ा हुआ और इसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन इसकी आंखों की ताब ना ला सका और नज़रें झुका गया। क्यों किया तुमने ऐसा? अब के इसने हलक की रगों पर सारी कुव्वत सर्फ करके चिल्ला कर पूछा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मोहब्बत के नाम पर नफरत के काबिल छोड़ दिया? लोगों के सामने हमारी मोहब्बत को इन 4 दिनों में हर लम्हा मैं मरती रही हूँ। पल पल का मरना क्यों मेरी किस्मत में लिख दिया तुमने? जब सोती हूँ तो अपनी बर्बादी नजर आती है, अपनी ज़ात की नफ़ी, अपनी ज़ात का ठुकराना। क्यों किया तुमने मुझे बर्बाद? तुम तो कहते थे कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना सांस लेने का भी नहीं सोच सकता मैं। फिर क्यों ले रहे हो सांस? मोहब्बत नहीं की थी क्या तुमने? वो इसका गिरबान पकड़कर चिल्ला रही थी। नहीं, नहीं की थी मैंने मोहब्बत। दिल पर पत्थर रखकर वो भी चिल्लाया। इसके गिरबान पर से इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। पीछे शौक के आलम में हटती वो मेज़ से टकराई। मेज़ पर रखा शीशे का जग गिरकर चकनाचूर हो गया। इसके पांव तले भी कुछ कांच के टुकड़े आए। वो दीवानगी के आलम में इस पर पांव रख गई। 4 कदम चलती रही। इसके चांद की मिट्टी से बने पांव खून की सुर्खी में एक और रंग पकड़ रहे थे। धड़ाम से चीख कर फर्श के सीने से जा मिलने वाली मलाइका ने बेहोशी में जाने से पहले शहराम का चेहरा ही देखा था। अरसम आंधी की तरह इसकी ओर बढ़ा था। पूरे आधे घंटे बाद आईसीयू के सामने बैठे तीनों घरानों के अफराद मुतफिक्र से थे। अबीहा भाई की हालत देखती, जो बेंच पर बैठा बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। दिल बर्दाश्ता सी हो गई। इसका हलक आंसुओं के गोले से भरा था।
कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर निकली। मरीजा को सख्त जहनी दबाव मिला है, इसका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने खैर किया। पेशेंट को आराम दे और पुरसुकून माहौल मुहैया कीजिए। आप में से शहराम कौन है? वो बार बार बेहोशी में इसका नाम ले रही थी। सबकी नज़रें शहराम की तरफ मुड़ी और डॉक्टर समझ गई, अगर ये सब आपकी वजह से हुआ है तो आप फिर इसके सामने ना आइएगा। आप अब मिल सकते हैं जो मिलना चाहते हैं। शहराम शिकस्त खुर्दा अंदाज में उठ रहा था। इसको उठते देखकर अबीहा भी उठी और सीधा अंदर चली गई। मलाइका की आंखें खुली थी और अबीहा के तेवर खतरनाक। शहराम समझकर इसके पीछे आया, इसको रोकने के लिए। मोहब्बत खुदा नहीं है कि इसकी इबादत की जाए, ये तो बस एहसास है, जो होता है रहता है। तुम मोहब्बत पाने को कहती हो? मलाइका अरसम, कितनी मतलबी हो तुम। मोहब्बत तो कुर्बानी को कहते हैं, जो शहरी ने दी तुम्हारे लिए। वो बांझ है, एक हादसे में खो बैठा अपनी ये नेमत, और तुम हो के रोक लगाए बैठी हो। ये ज़िंदगी ना वो ढीठ है, किसी के होने या ना होने से ख़त्म नहीं होती। तुम्हें तो अपनी ज़ात की रिजेक्शन का गम है। तुमने तो कभी मोहब्बत का सोचा ही नहीं। ऐसी नहीं होती मोहब्बत। अपनी ज़ात के दायरे से निकल आओ तुम। चिल्लाकर अबीहा कुछ भी कहती, लेकिन डॉक्टर इसको बाजू से पकड़ कर निकाल रही थी। कमरे की चौखट पे खड़े शहराम और मलाइका की नज़रें आखिरी बार एक दूसरे से मिली थी। अरसम, मुझे घर ले चलो। मलाइका को अपनी आवाज़ भी अजनबी लगी। इसकी नज़रें शहराम की पुश्त पर टिकी थीं। अभी जल्दी करो, तुम्हारा सिंगार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दरवाज़ा खुलकर अंदर आते गुलजार ने कहा, लेकिन सामने आईने में सजी संवरी अबीहा का रूप देखकर वो मबहूत ही रह गया। यकटक देखता रहा। बस एक मिनट। इसने लिपस्टिक गहरी की। पीछे खड़े गुलजार की नज़रें खुद पर जमी देखकर वो एक अदाए दिलरुबाई से मुस्कुराई। नज़र लगा देंगे, ऐसे न देखें, दिल चाहता है नज़र बंद कर दूं मैं। आम अल्फाज में इसे जादू कहते हैं। पर्स उठाते हुए वो बोली, जादू तो कर दिया तुमने, जादू पर जादू नहीं होता। इसका लहजा गंभीर हो रहा था। इसके पास खड़े होकर वो इसकी बालियों से खेलने लगा। अबीहा इसकी सांसों की गरमाइश अपने सभी चेहरे पर महसूस कर रही थी। मैं गलत था। मोहब्बत का असल मफहूम तो मैं तुम्हारे संग सीख रहा हूँ, वो रोमानवी लहजे में कहने की कोशिश कर रहा था। अम्मू जान। वो पीछे हटी। गुलजार भी एकदम पीछे हटा। और मैं भी गलत थी। आपकी बुज़दिली का मफहूम मैं जान गई हूँ। वो खिलखिलाई। रोमांस बंद दरवाजे के पार ही अच्छा होता है। चलें, इससे पहले कि निशा और शहराम का निकाह हमारे जाने से पहले हो जाए। यानी ये दरवाज़ा हमारा रकीब बन रहा है। अल्लाह आपकी शोखी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। चलें। अरसम और मलाइका भी फार्म हाउस पहुँच चुके होंगे। वो हनीमून मनाने चले गए और एक आप हैं कि वो खफगी से बोली, बताओ प्यारी मनमोहनी बेगम, कहाँ चलें हनीमून पर? जहाँ आप चाहें। वो गुलजार की निगाहों की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और सर झुका गई। तो चलें चांद के पार। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। इसके चौड़े सीने में सर छुपाकर वो भी महबूबाना लहजे में बोली, चांद के पार भी और आपके दिल के पार भी। गुलजार के चेहरे पर मुस्कुराहट नहायत दिलकश थी। फार्म हाउस के सामने गाड़ी रुकी और वो दोनों बाहर निकले। वो नकाहत से खांसती अंदर दरवाज़ा पार कर रही थी। अरसम को व्हाट्सएप पर मैसेज आया, शहराम और निशा के निकाह की तस्वीर। वो खिलकर मुस्कुराया। शहराम के लिए अब सबके दिल में एक अलग मकाम था। जैसे ही वो दरवाज़ा पार कर गई, सुर्ख गुलाबों की पत्तियों की एक रविश बनी थी। रविश के दरमियानी हिस्से में एक फवारा था। शाम अपने पर फैला रही थी। आसमान के दामन में चांद उभरने वाला था, बल्कि उभरा हुआ सा था, लेकिन इसकी जो अफशानी मदम मदम सी थी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम जब मेरे साथ चलो तो फूलों के सेज पर चलो। देखो, बस इतना कर पाया हूँ। रविश पर चलते हुए अरसम मुस्कुरा कर बोला। इसने मुड़कर इसकी बेरिया मुस्कुराहट में अपने लिए मोहब्बत देखी और जबरन मुस्कुराई। इसकी ज़रूरत ना थी अरसम, इसकी ज़रूरत क्यों ना थी मलाइका? जो तुम्हें ना चाहे वो इस काबिल है क्या? जिसको मैं चाहूँ वो इस काबिल क्यों ना हो? मुझे अपने पिछले रवैये पर माफ़ कर दो। मैं बहुत बिखर गई हूँ, मुझे वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। वो नादिम होकर बोली। मलाइका, बाज़ औक़ात तकदीर के फ़ैसले कई ज़िंदगियाँ संवार देती हैं, बस इन फ़ैसलों को समझदारी के साथ कबूल करना होता है। वो चलते चलते फवारे के पास पहुँचे। 31 दिसंबर की शाम इसकी सारी उदासियों को कुचलती, इनके दिलों को मिलाने की सारी लवज़मात से लैस थी। रुको मलाइका, एक बात पूछूं? फवारे के पानी में शाम का सारा सहर मुकीद था। ऊपर चांद इनके मिलन पर अपनी रोशनियों को मोहब्बत के रंग से रंग रहा था। वो इसकी वारफिदगी से देखने पर रुकी। मोहब्बत करोगी? इसकी झुकी आंखों पर नजरें मरतकज किए वो सायराना अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, मोहब्बत नहीं करूंगी। इसने सर उठाया तो इसकी नज़रें अरसम की नज़रों से मिली। बस इस रिश्ते को वफा के साथ निभाऊंगी। जिस रिश्ते में वफा आ जाए, मोहब्बत खुद ब खुद अपनी जगह बना लेती है। अरसम खुलकर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा दी। अरसम ने हाथ बढ़ाया। मलाइका ने इसके हाथ में हाथ दे दिया। इसकी हमराही का एहसास सकून बख्श रहा था। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, वफा की मुस्कुराहट, हमराही की मुस्कुराहट। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।